पिछले चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे उभरते एम्पायर्स की, राजाओं की, लड़ाइयों की और उस फॉरेन ट्रेड की जिसने भारत को सोने से लाद दिया। दरअसल 1500 बीसी के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन पे पहुंच चुकी थी। वो बड़े शहर, उनके सिटाडल, फॉरेन ट्रेड और क्राफ्ट्स, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसी समय आर्यंस के द्वारा गैंगेटिक प्लेन्स में वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। ये सिविलाइजेशन 1000 सालों तक चला, जिसमें सनातन धर्म के सबसे पुराने टेक्स्ट यानी कि वेद लिखे गए। हड़प्पन्स के ऑपोजिट ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी जो कि ट्राइबल कल्चर्स में बटा हुआ था। यहाँ पे लोग खेती और पेस्टोरलिज्म करते थे, जिसमें रेड्स और लड़ाइयाँ काफी कॉमन थी। आयरन टूल्स और हॉर्सेस की अवेलेबिलिटी की वजह से इन लड़ाइयों ने धीरे धीरे इंपीरियल एक्सपेंशन का रूप ले लिया और फिर 600 बीसी के आसपास शुरुआत हुई महाजनपदों की, जो कि इंडिया के पहले किंगडम्स माने जाते हैं। और इन्हीं महाजनपदों के साथ निर्माण हुआ वैशाली, मथुरा, काशी और पाटलिपुत्र जैसे शहरों का, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। इन्हीं में से एक था मगध, जिसे पाने का ख्वाब यूनान से लेकर ईरान तक के रूलर्स देखा करते थे। यही मगध बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ प्लेस भी है और इसी मगध से शुरुआत हुई भारत के पहले अंपायर की, जिसे दुनिया मौर्यन अंपायर के नाम से जानती है, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका जैसे रूलर्स हुए, जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक हुकूमत की। इन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जिन्होंने ग्रीक्स को हराया। इनके शहर रोमन्स और पर्शियंस के लिए इंस्पिरेशन थे और इनकी इमारतें 2000 साल बाद आज भी मजबूती से टिकी हुई है। मौर्यंस के जाने के बाद भारत में कई सारे किंगडम्स उभरे। दक्षिण में सातवाहन, उत्तर में कुशान और गुप्त, दक्षिण में चोल और पांड्या और पश्चिम में शक और वकाटक। इन्होंने मौर्यंस की लेगेसी को बरकरार रखा और भारत के दबदबे को कम नहीं होने दिया। इस पूरे 1000 सालों में भारत ने वो ग्लोरी देखी जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस चैप्टर में हम इस 1000 सालों का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। So hello everyone, I am Sudhanshu and you ladies and gentlemen are watching Blade Learner Humanities, your unfair advantage as a humanities student। आज के इस एपिसोड में हम क्लास 12th हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से काफी लगाव रखते हैं, आपको अंपायर्स के बारे में जानना पसंद है, आपको लड़ाइयों के बारे में जानना पसंद है, आपको व्यापार के बारे में जानना पसंद है, देन दिस चैप्टर इज फॉर यू, जिसमें हम 1000 सालों के एंशिएंट इंडिया को देखेंगे। एंड लाइक अवर अदर वन शॉट्स, इसमें भी मैंने प्रॉपर एनिमेशन और ग्राफिक्स यूज किए है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सके। एंड इफ यू आर वॉचिंग आवर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 से 15 मिनट आप इस वन शॉट को दीजिए। इफ यू डोंट फॉल इन लव विद आवर एक्सप्लेनेशन, आई विल शट डाउन दिस चैनल। And now coming to the notes of this chapter or any other chapter of class 12th history या किसी और humanities subjects के notes चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। You can download the app, चाहे आप एंड्रॉइड यूज करते हो, iOS यूज करते हो, everything is listed there। आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। You can check out our live classes as well, which is ongoing for boards and CUET। So now without any further delay, let's get started। Come to the laptop screen। So here we are with the second chapter, Kings, Farmers and Towns, Early State and Economies। Again, जैसे मैं बाकी वन शॉट्स में करता हूँ, सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को करेंगे डिकोड। और टाइटल को डिकोड करने के पहले आप इस थोड़ा सा टाइम पीरियड पे गौर करिए। ये टाइम पीरियड है 600 बीसी से 600 सी। पिछले चैप्टर में जिस टाइम पीरियड की कहानी हमने पढ़ी थी वो था 600 बीसी से लेके 1900 बीसी, यानी कि मैच्योर हड़प्पन फेज इसी बीच लाई कर रहा था। नाउ एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो किया है वो ये किया कि 1900 बीसी से 600 बीसी तक क्या क्या चीजें हुई उसको काफी ज्यादा इलैबोरेटेड तौर पे बताया नहीं है, वो बस आपके इंट्रो में बता दिया गया है, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बिट बाय बिट। लेकिन इस टाइटल का क्या मतलब है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये जो पीरियड है इसको हम लोग कहते हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड इसलिए कहा जाता है, जो कि आपने पिछले चैप्टर के टाइमलाइन में भी देखा होगा, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसी पीरियड से हमारे पास रिटन टेक्स्ट अवेलेबल है। चाहे आप इंस्क्रिप्शन की बात करें, किताबों की बात करें, और चूंकि रिटन टेक्स्ट अवेलेबल है तो हिस्ट्री प्रॉपर सिस्टमेटिक तौर पे आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। इससे पहले वैदिक सिविलाइजेशन गुजरा, उसमें भी चीजें थी बट लिखित तौर पे नहीं थी। वेदों का कंपोजिशन होता है, देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी रिटन रिकॉर्ड है इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, इसीलिए इस पीरियड को कहते हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। इट स्टार्टेड विद द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद।
जिसको आप किंगडम कह सकते हैं साधारण शब्दों में, उनमें राजा है, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे पुराने राजाओं का जो उल्लेख है वो 600 बीसी का ही हमें मिलता है। दैट इज वाई इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज किंगडम्स, उनके राजाओं की बात करेंगे। एंड उन राजाओं के साथ शहरों का विकास हुआ, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ, सो वी विल टॉक अबाउट द टाउन्स एज वेल। नए तरीके से जो है शहर बनाए जाते हैं। तकरीबन बीच में जो 1000 सालों का पीरियड था उसमें तो शहर बनाए ही नहीं गए, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन वाज कंप्लीटली अ रूरल सिविलाइजेशन। तो उन टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे कौन लोग रहते थे उनके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्राफ्ट्स दे यूज्ड टू प्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। एंड वी आर गोइंग टू सी अ न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करेंगे, लो एग्रीकल्चर डिफरेंट एरियाज में फैल गया, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूलर्स, द इकोनॉमी, जिसमें आप अर्बन इकोनॉमी देखेंगे, जिसमें आप रूरल इकोनॉमी देखेंगे। सो ये इस चैप्टर में हमारा कंटेंट होने वाला है, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब ये लाजिम हो जाता है हम पे कि हम थोड़ा सा ये जान ले कि हम लोग हड़प्पा से महाजनपद के पीरियड तक कैसे पहुंचे और बीच में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं जानेंगे तो कभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर महाजनपद इमर्ज कैसे हुए, जो कि बहुत सारे एजुकेटर आपको नहीं बताते हैं, एनसीईआरटी ने भी नहीं बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट हड़प्पन पीरियड की, जो कि 1900 से 1500 बीसी में होता है। इसमें हड़प्पन जितने भी फीचर्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन करके खत्म हो जाते हैं। एंड देन अराउंड 1500 बीसी वैदिक सिविलाइजेशन इमर्ज्ड। वैदिक सिविलाइजेशन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज 1500 टू 1000 बीसी, इसमें ऋग्वेद कंपोज किया गया एंड दैट इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि इसमें जो बाकी के तीन वेद है, चाहे वो यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, उनको कंपोज किया जाता है। और बहुत सारी जो पद्धतियां हैं अर्ली वैदिक एज की या ऋग्वेदिक एज की वो बदल दी जाती हैं। दैट इज वाई इन दोनों को एक अलग टाइम पीरियड के तौर पे भी लिया जाता है। हालांकि कलेक्टिवली ये पूरा जो 1000 साल का पीरियड है 1500 से 600 बीसी ये है तो वैदिक एज, बट डिफरेंसेस आ गए थे इन द टर्म्स ऑफ रिचुअल्स, इन द टर्म्स ऑफ हाउ पीपल यूज्ड टू थिंक। आडंबरों पे ज्यादा जोर हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड में। इन सब के ऊपर हालांकि चौथे चैप्टर में हम खासा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वैदिक एज है दैट इज नॉट जस्ट अबाउट द वेदास, क्योंकि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ये कंप्लीटली पेस्टोरल और रूरल सिविलाइजेशन थी, जो कि हमने इंट्रो में आपको बताया था। अब इस पूरे पीरियड में केवल वेदों का कंपोजिशन ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ वेदास टुक प्लेस। आयरन का इस्तेमाल इंडिया में होना शुरू होता है। अप्रोक्स 1000 बीसी के आसपास ऐसा माना जाता है कि इंडिया में आयरन आ चुका था। अब आयरन के आने के बाद से बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आते हैं। जैसे आयरन से अब आप प्लो बना सकते थे जिसकी टिप जो है वो आयरन की बनी होगी, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो पाया। आयरन की वजह से आप ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो हंटिंग में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आयरन की वजह से वॉरफेयर बढ़ गया, क्योंकि आप तगड़े वेपन्स बना सकते हैं जो कि कॉपर में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आयरन ने ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट किया। देन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हैपेंड, चाहे आप गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें जहाँ पे आर्यंस रह रहे थे, जो कोर वैदिक पॉपुलेशन थी। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता है, डेक्कन प्लेटू में, फिर आप ईस्ट में जाते हैं। एंड देन वी सी सम मेगालिथ्स एज वेल। व्हाट इज मेगालिथ और इसका क्या मतलब होता है? मेगालिथ आप पूरी दुनिया में देखते हैं, क्रॉस द ग्लोब यू फाइंड इट। इंडिया में भी डिफरेंट रीजन में, चाहे कश्मीर हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हमें बहुत सारे मेगालिथ्स मिले। इसमें दो स्टोन के ऊपर एक स्टोन रखा होता था, जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। अब ये क्या होता है? ये मेगालिथ बेसिकली किसी की मेमोरी में बनाए जाते थे। यूजुअली उसके नीचे किसी को दफन किया जाता था, क्योंकि कई बार हमने स्टोन्स हटाए हैं तो उसके नीचे स्केलेटन मिला है। और इस मेगालिथ की मौजूदगी अपने आप में ये बताती है कि लोग ट्राइबल कस्टम फॉलो कर रहे थे। बिकॉज कुछ लोग ट्राइबल्स में हो सकता है इंपॉर्टेंट रहे होंगे, तो उनके जाने के बाद उनके बरियर्स को मार्क करने की लोगों ने सोची, कॉमेमोरेट करेंगे बाद में हर साल आके, जिस तरीके से हम कब्रों पे करते हैं, तो वो लोगों ने बनाना शुरू किया। दैट इज इतना पुराना ये कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीजें वैदिक एज में होती है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वॉरफेयर यहाँ पे शुरुआत होती है महाजनपद की, क्योंकि वॉरफेयर काफी कॉमन हो गया था एंड नाउ पीपल वर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द टेरिटरी, फॉर द लैंड्स। एंड उस वजह से किंगडम्स उभरते हैं एंड उसको ही हमने महाजनपद कहा है। दैट इज हाउ द महाजनपदास इमर्ज्ड। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पे जाएंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। दरअसल जितनी भी चीजें आप महाजनपद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, उसके बाद आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सातवाहनों के बारे में, चोलों के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता अगर जेम्स प्रिंसेप नाम का आदमी नहीं आता तो। अब इस जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया है, चलिए एनसीईआरटी में बताते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट सेक्शन, प्रिंसेप एंड पियदस्सी। पियदस्सी किसी राजा का टाइटल है, किसका टाइटल है अभी आपको पता चलेगा। और जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिशियल है जो अंग्रेजी मिंट में काम करता है। मिंट इज डिपार्टमेंट जो कॉइन्स बनाती है। उसने क्या किया, ब्राह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। डिसाइफर करना मतलब डिकोड करना।
इसके बाद आप बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ सकते थे जो 300 बीसी के आसपास के हमें मिलते हैं, फ्रॉम कन्याकुमारी, कश्मीर, अफगानिस्तान से लेके नीचे साउथ इंडिया तक। और उस इंस्क्रिप्शंस में ये देखता है कि कई बार राजा अपने आप को पियदस्सी कह रहा। पियदस्सी का मतलब होता है समवन जिसको देखने में मजा आए, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। कई बार वो अपने आप को देवनाम पिये भी कहता है, समवन हु इज द बिलवड ऑफ गॉड। और कुछ बार वो अपने आप को अशोका भी कहता है। तो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन डिफरेंट जगहों से मिल रहे हैं। कहीं पे राजा का नाम देवनाम पिये है, कहीं पे पियदस्सी है, कहीं पे अशोका है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है, जब इसे डिसफर किया गया, इसके मतलब को पता किया गया, क्योंकि अब तक ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट डिसफर्ड थी नहीं, तो मतलब पता चल नहीं पाता था। अब जब मतलब पता चला, तो पता चला कि ये इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में मिल रहा है, या कन्याकुमारी में मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा है, ये सब तो एक ही मैसेज देते हैं। अब चाहे रूलर अलग अलग हो, बट मैसेज एक देते हैं। तो पता चला कि रूलर भाई साहब यही है, अशोका, जिसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है, और उसी का टाइटल आप देवनाम पिये कह लो या पियदस्सी कह लो, वो है। इसका मतलब ये पता चला कि ये रूलर इतना बड़ा था कि इसका अंपायर अफगानिस्तान से लेके नीचे कर्नाटक तक फैला हुआ था। इसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत बड़ा और बहुत ग्लोरियस रूलर बताया गया, बिकॉज बुद्धिज्म में काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है राजा अशोक का। एंड दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले 600 बीसी वगैरह में लोग ऐसा मानते थे कि केवल बुद्धिज्म वगैरह इमर्ज हुए, जैनिज्म इमर्ज हुए, उसको ही पढ़ते थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था कि इंडिया में एक अंपायर भी बने होंगे। तो उसके बाद लोगों ने फिर ये पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अशोका के बारे में और मौर्य एम्पायर के बारे में जैन टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में काफी लिखा हुआ है। और उसके बाद गुप्तों के जमाने में भी चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य की कहानी वगैरह है। लेकिन सब इसको मिथ माना करते थे कि जिस तरीके से रामायण और महाभारत को लोग मैथोलॉजिकल टेक्स्ट मानते थे, वैसे ही उनको ऐसा लगता था कि ये भी कहानी होगी, फिक्शन होगी, असलियत में अशोक और चंद्रगुप्त वगैरह कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं होंगे। बट आफ्टर डिसेफरिंग द स्क्रिप्ट ये पता चला कि भाई साहब नहीं, ये तो वास्तव में कैरेक्टर है। नाउ दीज पॉलिटिकल हिस्ट्री हैव बीन फिगर्ड आउट। तभी हमें महाजनपदों के बारे में पता चलता है। थोड़ा सा और पीछे गए हम लोग, फिर मौर्यंस के बारे में पता चला, और फिर आगे के जो एम्पायर्स आते हैं हमने लिंक्स जोड़ने शुरू किए। विच मीन्स कि एनसीईआरटी में जो चीजें आप सीक्वेंस में पढ़ रहा है ना, उसको तैयार करने में काफी समय लगा, काफी मेहनत लगी। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बॉम्बे, जेम्स प्रिंसेप और उन सारे स्कॉलर्स का जो इन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में अपने दिन रात की परवाह नहीं करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू देम, वी मस्ट गिव क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू। नाउ बिफोर वी मूव अहेड टू स्टडी अबाउट महाजनपद, थोड़ा सा हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार मैंने इंस्क्रिप्शन वर्ड का जिक्र कर दिया है। तो भाई साहब, इंस्क्रिप्शन है क्या? इंस्क्रिप्शन इज राइटिंग, एक लिखावट है जो किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है। वो स्टोन हो सकता है, वो कोई मेटल हो सकता है, वो कोई पॉटरी हो सकती है। जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन थे वो प्रकृत में लिखे गए थे। प्रकृत कोई एक लैंग्वेज नहीं है, प्रकृत इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी लोग बोलते थे। जैसे आज के ज़माने में ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है। इसके अलावा हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन पैन इंडिया लेवल पे अगर माने तो इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल। और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। तो आज से अगर 2000-3000 साल बाद अगर कोई देखेगा, तो हो सकता है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस तब तक विलुप्त हो चुकी हो। तो वो उन लैंग्वेजेस के नाम अगर नहीं जानते, तो वो सब कलेक्टिवली एक नाम दे देंगे कि ये सब प्रकृत है, जिसके अंदर ऑर्डिनरी लैंग्वेज आ गई। विच मीन्स यूपी में लोग कुछ अलग प्रकृत बोलते होंगे, महाराष्ट्र में अलग बोलते होंगे, कर्नाटक में अलग बोलते होंगे, विच इज द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो सबसे शुरुआती जो इंस्क्रिप्शंस थे वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही लिखे गए थे, विच इज प्रकृत। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखे जाने का मकसद ये है कि लोग उस इंस्क्रिप्शन के कंटेंट को पढ़ पाए। अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखते हैं तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ नहीं पाते थे, लिटरेट थे। अब बात आती है इंस्क्रिप्शन में क्या क्या होता था। सो दे यूज्ड टू रिकॉर्ड द आइडियाज एंड एक्टिविटीज ऑफ दोज हु कमीशन्ड देम। यूजुअली राजा ही इसको लगवाया करते थे, तो उसमें उनकी आइडियाज, उनकी एक्टिविटीज होती थी। अगर कहीं पे किसी ने डोनेशन दिया है, राजा या कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति भी, तो वो भी रिकॉर्ड करवाया जाता था। आप देखेंगे शहरों के एक्सकेवेशन से बहुत सारे वोटिंग इंस्क्रिप्शन हमें मिले, खास करके मंदिरों के एक्सकेवेशन से। तो उनमें काफ़ी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका हमें रेफरेंस मिलता है। इसके अलावा राजाओं के अचीवमेंट्स और कई बार राजाओं के जुल्मों का भी जो है ब्यौरा आपको इंस्क्रिप्शन में मिलता है। जैसे अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में कलिंग के वॉरफेयर के बाद जो त्रासदी मची थी उसका जिक्र किया है। नाउ व्हाई दिस इंस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट? इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो पुराने एम्पायर्स हैं, जैसे मौर्यन हो गया, सातवाहन हो गया, गुप्ताज हो गया, इन सब के बारे में अच्छा खासा कंटेंट हमें उनके इंस्क्रिप्शन से ही पता चल पाता। और मौर्यन एम्पायर के बारे में तो हमने देख लिया कि इसकी असलियत दुनिया के सामने तब आती है जब 1830s में अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाफर किया गया, उनकी स्क्रिप्ट को डिसाफर किया गया। दैट इज वाई इंस्क्रिप्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने एक सवाल ये होगा कि सर, इंस्क्रिप्शन जब हमारे सामने मिलता है, फिर चाहे वो कॉपर प्लेट पे हो, फिर चाहे वो स्टोन पे हो, पॉटरी पे हो, हम लोग ये कैसे पता कर पाते कि ये कितना पुराना हो सकता है, कैसे डेट करते हैं? एक तो तरीका है कार्बन डेटिंग का, लेकिन हर जगह पे वो चीज़ अवेलेबल होती नहीं है। सबसे आसान जो तरीका होता है वो है पैलियोग्राफी, कि आप उस स्क्रिप्शन के सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को डिसाइफर करिए और ये देखिए कि उस स्क्रिप्ट में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, वो लेटर्स यूज़ किए गए, उनको कैसे लिखा गया है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो पैलियोग्राफी मीन्स द स्टाइल ऑफ राइटिंग।
उस पैलियोग्राफी के बेसिस पे आप इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है वो पता कर पाएंगे। जैसे आप अगर इंग्लिश की हिस्ट्री देखेंगे तो आज से 400 साल पहले जब शेक्सपियर एग्जिस्ट करते थे तो कर्सिव में लिखी जाती थी इंग्लिश, ए वगैरह ऐसे लिखे जाते थे। आज के ज़माने में ए ऐसे लिखा जाता, व्हिच मीन्स अगर आज से 500-800 साल बाद अगर कोई टेक्स्ट मिलेगा किसी को जिसमें इंग्लिश में ए ऐसे लिखा हुआ है, तो सीधे तौर पे वो समझ जाए कि ये जो इंग्लिश है और ये जो किताब है वो 1500 से 1600 के बीच की है, या जो चैप्टर का कंटेंट है वो इस पीरियड का है। और अगर ए एस इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो आसानी से समझ जाए कि 20 से 21वीं शताब्दी का ये कंटेंट है। तो इस तरीके से स्टाइल ऑफ राइटिंग के बेसिस पे इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया जाता है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पे पैलियोग्राफी और एपिग्राफी जैसे टर्म आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी, क्योंकि कई बार मैच बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल डाले जाते हैं। एंड अगेन वी प्रोवाइड यू द कंटेंट फॉर बोर्ड्स एंड सीयूटी एज वेल, सो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। देयर इज नो रिग्रेट इन डूइंग सो। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे। दैट इज आई एम बेटिंग ऑन यू। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद महाजनपद। सबसे पहले जानते हैं कि महाजनपद है क्या। तो महाजनपद रिफर्स टू द टेरिटोरियल किंगडम्स। वो छोटे छोटे किंगडम्स जो 600 बीसी के आसपास उभरे, उनको हम लोग महाजनपद कहते हैं। एक्चुअली महाजनपद इमर्ज्ड आउट फ्रॉम जनपदा। जनपदा का क्या मतलब होता है? जनपद का मतलब होता है जन मतलब पीपल और पद मतलब होता है फूट। जहाँ पे लोगों ने अपने पैर रखे, यानी कि जहाँ पे उनके सेटलमेंट्स थे, वो जनपद कहलाए। अब एक जनपद जिसका नाम मान लेते हैं ए है, और उसके बगल में बी जनपद है और सी एक जनपद है। अब ए जनपद जो है वो जब बी को जीतेगा, सी को जीतेगा, तो इस तरीके से 2-3 जनपदों को जीत के वो महाजनपद बन जाएगा। नाउ ये आपस में लड़ाइयाँ होती क्यों थी? इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला तो आयरन टूल्स का आ जाना, जिससे आप वेपन्स बना सकते थे। और 2 सबसे बड़े रीजन थे, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और इंटेंसिव एनिमल रियरिंग। जब आप एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने जाते हैं, आपको ज़्यादा ज़मीनें चाहिए होती है। इस वजह से ए जो है बी को अटैक करता होगा, फिर बी को जीतने के बाद वो सी को अटैक करता होगा। सिमिलरली जानवरों के चारागाह को भी आपको ढूंढना पड़ता है, लिमिटेड आपके पास सोर्सेज होते हैं, तो वो भी अगर आपको बढ़ाना है, यू नीड टू कॉन्कर न्यू लैंड्स। इस तरीके से एक जनपद जो है महाजनपद में तब्दील हो जाता था। एज पर सम सोर्सेस महाजनपदों की संख्या 16-18 के करीब बताई जाती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो आंकड़ा माना जाता है वो 16 माना जाता है, बिकॉज ऑफ सम बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। और ये जो 16 महाजनपद है आपके सामने है। जो कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। गांधार हो गया, शूरसेन हो गया, अवंती हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया। आप इनकी राजधानी भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार राजधानियों का भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कौन से महाजनपद की राजधानी है, मैच बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे इन द सीयूईटी। बोर्ड में भी पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट करके। अगर आप यहाँ पे मैप में देखें, दैट इज अ मैप ऑफ महाजनपद, तो इसमें ज्यादातर जो महाजनपद है वो आपको इस गेंगेटिक प्लेन्स में दिखते हैं। अब 3 महाजनपद है जो अलग है, एक्चुअली 4। एक अवंती हो गया जो यहाँ पे है, और एक अश्मक हो गया जो कि साउथ में पड़ता है, डेक्कन प्लेटू में। तो अश्मक अपने आप में खास महाजनपद है, बिकॉज इट्स द ओनली महाजनपद जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। और इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में आपके 2 महाजनपद है, एक गांधार और एक कंबोज। सबसे जो नॉर्थ वेस्टर्न है या सबसे नॉर्दर्न महाजनपद है कंबोज, सबसे सदर्न महाजनपद है अश्मक। दीज टू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। नाउ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आप आज जिस एरिया में रह रहे हैं वो किस महाजनपद में पड़ता है। अब हम महाजनपदों के जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला फीचर कि हर महाजनपद की अपनी कैपिटल सिटी होती थी। इस तरीके से मगध की राजगीर है, वज्जी की वैशाली है, काशी ही कैपिटल था। इस तरीके से हर महाजनपद की अपनी कैपिटल सिटी होती थी। ऑफन दीज कैपिटल सिटीज वर फोर्टिफाइड एज वेल, क्योंकि कैपिटल में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी, उसके अंदर राजा भी रहते थे, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, तो उसको सिक्योर करना जरूरी था और इसके फोर्टिफिकेशन किए जाते थे। कुछ फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस हमें मिले भी हैं, जैसे ये जो आप अवशेष देख रहे हैं वो राजगीर में पाया गया है, एंड दैट इज द रेमेनेंट्स ऑफ फोर्टिफिकेशन एट राजगीर, जो कि जब राजगीर कैपिटल रही होगी मगध महाजनपद की, तो वहां पे ये फोर्टिफिकेशन किया गया होगा। अनदर फीचर, कुछ महाजनपदों के पास प्रॉपर आर्मी और ब्यूरोक्रेसी होती थी, बाकी सारों के पास मिलिशिया होता था। मिलिशिया मतलब कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, बल्कि टेम्पररी आर्मी है जैसे, और ये आर्मी उसके लोग ही है, उस महाजनपद की जनता ही है, जो आम दिनों में तो कोई दूसरा काम करती है, जैसे कोई गोल्डस्मिथ होगा, कोई लोहार होगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने महाजनपद के लिए जंग भी लड़ लेते हैं। यूजुअली हर महाजनपद धीरे धीरे स्टैंडिंग आर्मी और एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी बनाने की चेष्टा रखते थे। दे यूज्ड टू एस्पायर दैट। रूलर्स यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, और ये उनके रेवेन्यू का एक जरिया होता था। एक्चुअली में ये सारी चीजें धर्मशास्त्र में मेंशन्ड है, धर्मसूत्र इज वन ऑफ द लीगल टेक्स्ट, जो उस जमाने में कई महाजनपदों का एक तरीके से संविधान होता था, और उसमें ये मेंशन था कि आप अपने रेवेन्यूज के लिए टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा
आप अपने आस पड़ोस के राज्यों पे रेड भी कर सकते हैं अगर आप रेवेन्यू कमाना चाहते हैं तो, क्योंकि रेड करके कई बार डरा धमका के या कॉन्कर करके नहीं, आपने केवल रेड मारा, पैसा लिया और वापस आ गए। तो दीज टू वेयर द रेवेन्यू सोर्स ऑफ महाजनपदा। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, महाजनपदों का जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था वो वैरी करता था। जैसे कुछ महाजनपद जो थे वहाँ पे राजा रूल करते थे, ज्यादातर महाजनपदों में राजा ही रूल करते थे। मोनार्की वाज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और कई जगहों पे ओलिगार्की भी थी। ओलिगार्की मतलब जहाँ पे कोई एक रूलर नहीं है बल्कि मल्टीपल रूलर मिलके रूल कर रहा है। काइंड ऑफ रिपब्लिक, जो आपने रोम में देखा होगा कि एक प्रॉपर सीनेट बैठती थी, और ये सीनेट जो है, जब रोम रिपब्लिक था तो वो सारे फैसलों को लिया करती थी। तो वो जो रिपब्लिक महाजनपद थे उनको गण या गणसंघ कहा जाता था। सो दैट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। थोड़ा सा हम लोग गण संघों के बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से महाजनपद रिपब्लिक थे। वज्जी एक बहुत बड़ा नाम है जो लिया जाता है, तो एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी वज्जी से फिर बुद्धा, महावीर वगैरह निकलते हैं। जैसे जो रिपब्लिक होता था ना, वहाँ पे एक रूलर नहीं होता था। वज्जी के अंदर बहुत सारे रूलर थे। दे वर कॉल्ड एज चीफ, या इनको आप प्रमुख या गणपति कह सकते थे। और ये जो रूलर्स थे वो डिफरेंट क्लैन से आते थे। जैसे एक वज्जी महाजनपद में तकरीबन 7 या 8 क्लैन के लोग थे। लिच्छवी हो गया, फिर बुद्धा के जो फादर थे वो भी एक क्लैन के चीफ थे। तो दीज चीफ्स यूज्ड टू कलेक्टिवली रूल द एंटायर टेरिटरी, और इस हिसाब से ये रिसोर्सेज वगैरह क्लेम करते थे। टैक्सेस भी कलेक्टिवली जो है वो कलेक्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एंड कुछ जो बड़े नाम इन महाजनपदों से निकले हैं, बुद्धा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, भगवान महावीर एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। तो वी डोंट नो मच अबाउट दीज महाजनपदा, जो कि रिपब्लिक थे। जैसे वज्जी के बारे में तो थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं, क्योंकि बुद्धा और महावीर वहाँ से निकले। वैशाली एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, विच वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी। लेकिन मल्ल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इवन वज्जी के बारे में भी जिस लेवल पे हमारे पास मगध की जानकारी अवेलेबल है वो नहीं है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ महाजनपद। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस 16वें महाजनपद में एक महाजनपद था जो कि काफी पावरफुल हुआ और जिसने धीरे धीरे आसपास के सारे महाजनपदों को अपने में मिला लिया। उसकी कहानी देखते हैं। बट बिफोर यू मूव अहेड, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, क्योंकि वहां पे इस चैप्टर के नोट्स एज वेल एज आप इस चैप्टर के फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड और सीयूटी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द स्टोरी ऑफ मगध। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मगध भैया क्यों खास है। तो सबसे पावरफुल महाजनपद था ये। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मगध की शुरुआत तो काफी, मतलब उसका जो कोर एरिया था दैट वाज लिमिटेड टू साउथ बिहार, बट मगध धीरे धीरे एक्सपैंड होकर इतना बड़ा हो जाता है। सो दैट वाज मगध फॉर यू। मगध आखिर इतना पावरफुल क्यों था, ये काफी बार पूछा जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, फर्टाइल लैंड्स, क्योंकि मगध जिस इलाके में पड़ता है वहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स की बहुत सारी नदियां हैं, और वो नदी आसपास के इलाकों को काफी फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, तो खाने की प्रॉब्लम कभी नहीं रही। और जब आपके यहाँ एग्रीकल्चर सॉर्ट होता है तब आप दूसरी चीजों में ध्यान लगा पाते हैं। दूसरी चीज, आयरन माइंस की अवेलेबिलिटी। मगध में साउथ बिहार और झारखंड के रीजन आते थे, वहाँ पे माइंस की अवेलेबिलिटी थी, वहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और इन आयरन से काफी तगड़े वॉर और टूल्स बनाए जा सकते थे। इस वजह से काफी पावरफुल थे एज कम्पेयर टू अदर रीजन। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉर एलिफेंट्स, कि भैया वॉर एलिफेंट्स जो थे वो तो काफी बड़ा एक एज देते थे मगध को, जिसके बारे में सिकंदर की आर्मी ने भी कहा था। और ये वॉर एलिफेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे दूसरे राज्यों को। सिकंदर की आर्मी के बारे में है कि जब उन्होंने पहली बार मगध के वॉर एलिफेंट्स देखे थे, हालांकि मगध की आर्मी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट उनके वॉर एलिफेंट्स अक्रॉस इंडिया फैले हुए थे। तो उन्होंने जब पहली बार इन वॉर एलिफेंट्स को देखा तो दे वर कंप्लीटली शॉक कि भाई ये क्या चीज़ है। ये नॉर्मल एलिफेंट्स नहीं थे, ये काफी हाईली मस्कुलर और एक तरीके से जाइगेंटिक होते थे, देखने में ही डरावने। चौथा रीजन, इजी कम्युनिकेशन। बाकी महाजनपदों की अगर बात करें तो वहाँ पे यूजुअली लोग लैंड रूट अवेल किया करते थे, या माउंटेनियस रीजन भी था जिस वजह से कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था। यहाँ पे चूंकि नदियों का तंत्र इतना अच्छा था कि आप लैंड के थ्रू जाएंगे उससे जल्दी आप नदियों के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो चाहे आप लेटर्स की बात करें या सामानों की बात करें या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की बात करें, वो सब मगध में जल्दी पहुंच जाया करते थे। एंड द लास्ट रीजन इज द एम्बिशियस रूलर्स। मगध में कुछ ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने हमेशा उसकी सरहद को एक्सटेंड किया, बाउंड्रीज बढ़ाई, इस पूरे किंगडम को काफी धन से भर दिया। अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। क्योंकि इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद अगर रूलर्स आपके पास अच्छे नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सो दीज आर द रीजंस। अब हम थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर बात कर लेते हैं। जो शुरुआत की कैपिटल थी मगध की वो राजगीर थी, इसको राजगीर कहा जाता है प्रकृत में, यानी कि हाउस ऑफ द किंग। उसके बाद इन द 4th सेंचुरी बीसी कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। उदयन करके एक राजा आया था, हालांकि इसका मेंशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसे याद करें ना करें आपकी मर्जी। बट 4th सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट कर दी गई। इससे पहले पाटलिपुत्र एग्जिस्ट करता था बट छोटे से शहर के तौर पे। उस 4th सेंचुरी बीसी के बाद से तकरीबन 800 सालों तक पाटलिपुत्र देश का सेंटर बना रहा, पॉलिटिकल सेंटर। जितने भी अंपायर्स आते थे या तो पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल होती थी या पाटलिपुत्र उनकी चाहत होती थी।
सो इस तरीके से 800 सालों तक पाटलिपुत्र जो आज का पट्टा है दैट वाज लीडिंग द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मगध महाजनपद। इसमें आप इसके पीछे के रीजंस क्यों पावरफुल था ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब ये जो मगध है इसकी आप टेरिटरी देखिए कितनी बड़ी है। आसपास के सारे रीजन्स या तो इनके कंट्रोल में है या इनके सबऑर्डिनेट है। इनके पास सबसे बड़ी आर्मी है, इनके पास सबसे बड़ा खजाना है। अब ये सब किसी भी एम्पायर के शुरू होने के लिए एक बहुत आइडियल सिचुएशन है और यहाँ से इंडिया का पहला एम्पायर जन्म लेता है, विच इज नोन एज मौर्यन एम्पायर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टोरी ऑफ मौर्यंस। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस, सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ द फाउंडेशन वाज लेड डाउन। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एस्टैब्लिश्ड दिस एम्पायर इन 321 BC। कहीं कहीं पे 322 भी कहा जाता है, बट आपके एनसीईआरटी में 321 ही कहा गया है, तो आप उसको याद रखिएगा। नाउ अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ सबकॉन्टिनेंट, जिसमें अफगानिस्तान से लेके आप नीचे इधर वेस्ट में बलूचिस्तान देख ले, ईस्ट में आप कलिंग और सम सॉर्ट ऑफ बंगाल, फिर नीचे कर्नाटक तमिलनाडु तक इसके एरियाज फैले हुए थे। तो काफी बड़ा अंपायर था। इससे बड़ा अंपायर सब कॉन्टिनेंट में कभी नहीं बन पाया, न ही एंशिएंट वर्ल्ड में, न ही मिडावल वर्ल्ड में, और न ही मॉडर्न सोसाइटी में। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अगर हम फेमस रूलर्स की बात करें, शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से और वहीं से मौर्यन एम्पायर का बेसिकली नेमिंग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बाद रूलर बनते हैं अशोका। अशोका का पीरियड कई लोग 272 BC के आसपास मानते हैं, कई लोग 262 BC के आसपास मानते हैं, बट एंडेड अप अराउंड 231 BC। अशोका द ग्रेट इज नोन फॉर द एक्सपेंशन, क्योंकि जो स्ट्रेच अभी आपने मौर्यन एम्पायर का देखा था वहां तक पहुंचाने में अशोका द ग्रेट का ही रोल है। इसके अलावा इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेंशन, इट इज मोर अबाउट द पॉलिटिकल गवर्नेंस, कि जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को होल्ड ऑन करके रखा, क्योंकि वो सोसाइटी काफी डाइवर्स है। उसमें वैदिक रिलीजन है, उसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, अजीविक है, लोकायता है, बहुत सारे सेक्ट के लोग हैं, सबको साथ लेके चलना इतने बड़े टाइम पीरियड तक, दैट इज वाई हम लोग आखिरी में जो है वो द ग्रेट लगाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द एम्पायर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सोर्सेस, कि भाई साहब हमें मौर्यंस के बारे में जो भी चीजें पता है वो कहाँ से पता चलती है। एंड दिस इज बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जितने भी सोर्सेज हैं उनको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर 8 मार्कर में आपसे पूछा जाए तो आप ये दो कैटेगरी विद द फ्लो चार्ट आप बताएंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में दो टाइप की चीजें आएंगी। अशोका के एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मतलब जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं सॉलिड सरफेस पे, चाहे वो पत्थर पे हो चाहे वो पिलर पे हो। उसके अलावा स्कल्पचर जैसे सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप, उनमें हमें अशोका का मेंशन मिलता है। लिटरेरी सोर्सेज किताबों में, टेक्स्ट में, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ही चाणक्य है और इनको ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनकी किताब में वर्णन है। फिर इंडिका एक किताब लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपॉइंट हुए थे व्हेन ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। तो उन्होंने काफी ब्यौरा दिया है पर्टिकुलरली एम्पायर के बारे में। और अगर मैं कहूँ कि अर्थशास्त्र से ज्यादा कंटेंट हमें मेगास्थनीज में मिलता है कंसिडरिंग द एम्पायर, तो गलत नहीं होगा। इसके बाद मौर्यन एम्पायर हैज बीन डिस्कस्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर एज वेल एज पौराणिक लिटरेचर, जिसमें मत्स्य पुराण वगैरह में इनका जिक्र है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में है क्योंकि अशोका वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर। अगर बुद्धिस्ट कल्चर की बात करें तो जैन ट्रेडिशन में है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये दोनों जैन धर्म से काफी प्रभावित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अपनी आखिरी के जीवन में तो संन्यास ले लिया था, ही लिटरली बिकेम जैन मंक। सो दीज आर द सोर्सेज दैट वी हैव। अब इन सारे सोर्सेज में जो सबसे अहम सोर्स हमारे पास है दैट इज अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो थोड़ा सा हम लोग उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अशोका इज अ फर्स्ट एम्पायर टू इंस्क्राइब इंस्क्रिप्शन। इससे पहले किसी एम्पायर का हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इनके इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर प्रकृत में है क्योंकि अगेन इंस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी जाती थी वो ऑर्डिनरी लोगों के पढ़ने के लिए होती थी। तो उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज में, जो कि उस ज़माने में पाली ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कुछ हद तक संस्कृत भी यूज़ करते थे, हालांकि संस्कृत इतनी प्रेवेलेंट हुई नहीं थी। तो उन समय ये इंस्क्रिप्शन आप डलवाएंगे तो फ़ायदा है नहीं, लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अशोका के इंस्क्रिप्शन को आप 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला मेजर रॉक एडिक्ट, ऐसे इंस्क्रिप्शन जो बड़े बड़े पत्थरों पर लगवाया गया। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट जो छोटे छोटे पत्थरों पर लगवाया गया। फिर आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, सबसे खास है ये। और इन तीनों ही प्रकार के इंस्क्रिप्शन में एक मैसेज काफी कॉमन था, दैट इज अ मैसेज ऑफ धम्म। जब हमने इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया देन वी गेट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म। धम्म का मतलब है द राइटियस वे ऑफ लिविंग। ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है और अशोका के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन इस मैसेज को ही प्रोपेगेट करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले तो आपको अपने बुजुर्गों के प्रति, आपको अपने बड़ों के प्रति सम्मानजनक होना है। यू हैव टू पे देम द ड्यू रिस्पेक्ट। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स है, जो सेंट्स है, जो सन्यासी है, उनकी आपको जो है देखभाल करनी है। उनके प्रति आपको जनरस होना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल उनके पास कुछ होता नहीं है रिसोर्स, तो आपको उनके उस मटेरियल नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा जिससे वो सामाजिक कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सके। आपको अपने स्लेव्स को, अपने सर्वेंट्स को काफ़ी काइंडली ट्रीट करना है और जितने भी कल्चर और धर्म एग्जिस्ट कर रहा है उस सब के प्रति आपको रिस्पेक्टफुल
और टॉलरेंट होना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एक बहुत बड़ा हाथ है कि इतने बड़े और डाइवर्स पॉपुलेशन को अशोका रूल कर पाए, क्योंकि इन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और बहुत लंबे समय तक पीसफुली विदाउट एनी वॉरफेयर विदाउट एनी सब्जुगेशन अंपायर चलाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में अशोका के इंस्क्रिप्शंस दिखाए गए हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है उसमें गिरनार का एक इंस्क्रिप्शन आता है, सोपारा का इंस्क्रिप्शन आता है, सांची का एक इंस्क्रिप्शन आता है, सारनाथ का इंस्क्रिप्शन आता है। दीज टू आर बेसिकली पिरियड इंस्क्रिप्शन। ये मेजर रॉक एडिक्ट है, सोपारा का मेजर रॉक एडिक्ट है। इसके अलावा कांधार का जो है वो इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन के लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो ये बॉक्स आपके लिए पढ़ना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अशोका के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन तो प्रकृत में है, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन हमें दूसरे लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के रीजन में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो जिसमें ग्रीक लैंग्वेज और एरेमिया का यूज किया गया है। ग्रीक इसलिए क्योंकि वो एरिया जो था ना, वहाँ आसपास ग्रीक किंगडम्स थे, तो वहाँ के लोग ग्रीक भी समझते थे, इसलिए भी ये यूज किया गया। एरेमिया बहुत पुरानी लैंग्वेज है यूरोपियन ब्रांच की, तो वो भी यूज किया गया। और प्रकृत में जो ज्यादातर स्क्रिप्ट यूज की गई है वो ब्राह्मी है, हालांकि नॉर्थ वेस्ट में खारोष्टी भी यूज की गई है। ब्राह्मी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और यहीं से देवनागरी वगैरह भी फिर बाद में मर्ज होते हैं, या जो भी मिथिलाक्षर या बंगाली स्क्रिप्ट है उन सब की ओरिजिन कहीं ना कहीं ब्राह्मी से ट्रेस की जाती है। तो कंसिडरिंग द स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है, खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज हुई है, ग्रीक यूज हुई है और एरेमियाक यूज हुई है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो प्रकृत है, एरेमियाक और ग्रीक है, क्योंकि ब्राह्मी और खारोष्टी लैंग्वेज नहीं है, दे आर द स्क्रिप्ट। नाउ कमिंग टू अ बिग क्वेश्चन, और ये सवाल भी हाल में बोर्ड में पूछा जाने लगा है कि आखिर ये अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताते हैं। व्हाट दे टेल अस अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो वो धम्म के रोल के बारे में बताते हैं कि क्या था बेसिकली धम्म, और किस तरीके से इसने अंपायर को बहुत ही पीसफुली चलाने में मदद की अशोका की। देन इट ऑल्सो गिव अस द डिटेल्स ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स। जैसे धम्म के प्रोपगेशन को लेके अशोका ने धम्म महामत्ता नाम के ऑफिशियल्स को नियुक्त किया था, जिनका काम ही ये था कि अब गांव-गांव में और उन वास्ट रीजन्स में जाए जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस नहीं लगे, और लोगों को बताए कि आखिर धम्म क्या है, कैसे लोगों को अपने आसपास के लोगों के साथ पीसफुली रहना चाहिए। फिर पतिवेदक एक ऑफिसर थे जो अशोका को रिपोर्ट करते थे ऑन द अफेयर्स ऑफ पीपल। इंस्क्रिप्शन ऑल्सो टेल अस अबाउट द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेलफेयर। खास करके अशोका के बारे में कहा जाता है कि वेलफेयर को, जनता के वेलफेयर को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते थे, जो कि हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है। इसके अलावा इट ऑल्सो गिव अस द डिटेल ऑफ वॉर एंड मिलिट्री एक्सपेंशन। आप इनके इंस्क्रिप्शन में कलिंग वॉर का जिक्र देखेंगे, मिलिट्री एक्सपेंशन का जिक्र देखेंगे। एंड इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट द पॉलिटिकल सेंटर कि भैया कैपिटल कौन कौन सी थी, प्रोविंशियल सेंटर्स कितने सारे थे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े पैमाने पे अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। So that is the role of Ashokan inscription in figuring out the history of Mauryan administration. Now we are going to talk about the Mauryan administration particularly. अब देखो मौर्यन अंपायर से जो है ना दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला मौर्यन अंपायर का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सब कुछ बताना है। पहले तो कहाँ से पता चलता है, अगर 8 मार्कर में केवल मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेस, कहाँ कहाँ से पता चलता है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन से, ग्रीक किताबों से, चाणक्य के अर्थशास्त्र से, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बताएंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है द पॉलिटिकल सेंटर्स। एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका देयर वर 5 पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन अंपायर। पहला तो कैपिटल था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा 4 प्रोविंशियल सेंटर हुआ करते थे, 4 प्रोविंसेस से उनकी अपनी कैपिटल थी। तक्षशिला इन द नॉर्थ वेस्ट, अगर आप देखें यहाँ पे। उसके अलावा उज्जैनी इन द सेंट्रल इंडिया, तोशाली है इन द ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे कि सर ये लिखा तो तोसाली है, बट आप तोशाली क्यों पढ़ रहा है, और कई बार आपने अशोका को अशोका भी पढ़ लिया है। तो बेसिकली ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो मिक्स्ड है। मैं कभी देवनागरी में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कभी मैं प्रकृत में कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रकृत में करता हूँ तो वहाँ पे अशोका को अशोका कहा जाता है, अजात शत्रु को अजात शत्रु कहा जाता है, तोशाली को तोसाली कहा जाता है। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है। एंड इन द नॉर्थ इंडिया लास्ट प्रोविंशियल सेंटर वो सुवर्णगिरी। ये नाम इसलिए बड़ा है, सुवर्ण इज बेसिकली यहाँ पे गोल्ड माइंस बहुत सारे थे। तो ये 4 प्रोविंशियल सेंटर और ये पाटलिपुत्र एक कैपिटल, यहाँ से जो है अंपायर का पूरा संचालन होता था। जैसे पाटलिपुत्र में प्रॉपर कैबिनेट बैठती होगी, वैसे इन प्रोविंशियल सेंटर्स में भी प्रॉपर कैबिनेट और सेट ऑफ ऑफिशियल्स बैठते होंगे, और वहां से चीजों को कंट्रोल किया जाता था। ऐसा हो सकता है कि इन प्रोविंशियल सेंटर के आसपास या पॉलिटिकल कैपिटल के आसपास कंट्रोल सबसे तगड़ा हो। जैसे जैसे आप दूर जाते जाए, जैसे तक्षशिला के आसपास जितने अच्छे से आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, हो सकता है कि बलोचिस्तान के एकदम बॉर्डर एरियाज में आप उतने अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर या जो भी टैक्स का कलेक्शन है वो मेंटेन ना कर पाए। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उस जमाने में उस लेवल पे हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था कि आप बहुत दूर के क्षेत्रों में भी एक यूनिफॉर्मली रूल कर पाए। तो इस तरीके के वेरिएशंस लाजिम हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द किंग्स ऑफिशियल्स कि आखिर किस टाइप के ऑफिशियल्स होते थे और क्या करते थे। इसका एक बहुत बड़ा ब्यौरा हमें मिलता है मेगास्थनीज की किताब इंडिका से। उसमें ये कहता है कि मौर्यन एम्पायर में काफी सारे ऑफिशियल्स हैं।
कुछ लोग हैं जो रिवर को सुपरवाइज करते हैं, कुछ लोग हैं जो लैंड मेजरमेंट करते हैं, कैनाल्स को इंस्पेक्ट करते हैं ताकि सबके पास पानी का इक्वल सप्लाई पहुंच पाए। ऐसा नहीं हो कि किसी गांव में बहुत ज़्यादा सप्लाई है और किसी गांव में बिल्कुल सप्लाई नहीं है। कुछ लोग हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करते हैं, और कुछ लोग हैं जो लोगों को रिवॉर्ड करते हैं और पनिश भी करते हैं इफ ऑफेंडेड, और उसका भी अधिकार इनको राजा ने दिया हुआ है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ किंग्स ऑफिशियल्स। डिफरेंट ऑफिशियल्स रहे होंगे, उनके नाम क्या थे वो नहीं पता है, बट दीज वर द रूल्स। वो यहाँ पे इस सोर्स से हमें पता चलता है। एंड नाउ दीज सोर्सेज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीयूटी में और बोर्ड्स में कंसिस्टेंटली इनको पूछा गया। बोर्ड्स में तो हालांकि चैप्टर के अंदर के पैरों को भी सोर्स बना के पूछ लेते हैं, एंड दैट इज वाई से कि अभी आपकी डीप में अंडरस्टैंडिंग होनी काफी जरूरी है। एंड अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, यू कैन चेक आउट आवर निंजा 2.0 व्हिच इज अवेलेबल फॉर दीज सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे एज ऑलवेज जो आप यूट्यूब वीडियो में देख पा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा डीप में हम पढ़ा पाते हैं, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होता है। यू आर प्रोवाइडेड विद द डीपीपीज। हर चैप्टर के इनमें डाउट क्लासेस होती हैं फॉर डाउट क्लियरेंस। बाई वीकली टेस्ट होता है जिसकी कॉपीज एजुकेटर्स बाकायदा चेक करके आपको देते हैं विद द फीडबैक। यू कैन सी सम ऑफ द सिंपल्स हियर। यू गेट एक्सेस टू 5000 प्लस एमसीक्यूज जो कि आपको बोर्ड एंड सीयूटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। यू गेट द एक्सेस टू मेंटोरशिप फ्रॉम द एजुकेटर्स। हर संडे को वी हैव अ मास्टर क्लास ऑन डिफरेंट थिंग्स। यूटी के ऊपर होता है, आंसर राइटिंग के ऊपर होता है। सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज व्हिच कम्स टू you at a very affordable price. Check out the links given in description, या आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Enroll yourself as soon as possible अगर आप इंटरेस्टेड है तो। Now coming to the next aspect of Mauryan administration which is the army. Again आर्मी का भी रेफरेंस हमें ग्रीक सोर्सेस से ही मिलता है, खास करके जो नंबर है। अच्छा, आर्मी की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? आप पहली चीज समझिए, आर्मी की रिक्वायरमेंट दो चीजों के लिए होगी। पहला तो फ्रंटियर इंश्योर करने के लिए, भैया हर प्रोविंस के आसपास आपको आर्मी चाहिए, खास करके नॉर्थ वेस्ट में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रीक किंगडम्स है। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि आखिर वहाँ तक ग्रीक्स पहुंचे कैसे और कैसे मौर्यंस डील करते थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। आई एम प्लानिंग टू मेक सम वीडियोस जो कि एनसीईआरटी के अंदर के ना हो, बट एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, ताकि आपके लिए हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सके, बोरिंग ना लगे। तो फ्रंटियर पे तो आर्मी चाहिए। इसके अलावा अंपायर के अंदर भी बहुत कम्युनिकेशन होता था। लोग नदियों के जरिए जाते थे, लैंड के जरिए ट्रैवल करते थे, उसमें रॉबरी का खतरा है, मारे जाने का खतरा है। तो इन सब को सिक्योर करने के लिए भी आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है। एज पर दिस सोर्स, अगर आप इस सोर्स में देखें तो बताया गया है कि 6 लाख के करीब फुट सोल्जर्स थे, 30,000 के करीब कैवेलरी थी, घुड़सवार थे, और 9,000 के करीब एलिफेंट्स थे। ये वही वॉर एलिफेंट्स हैं जिनके बारे में हमने मगध वाले टॉपिक में चर्चा की थी। और 9,000 एलिफेंट आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा आकार है। यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन। मतलब 500-600 एलिफेंट देख के अलेक्जेंडर की पूरी आर्मी डर गई थी, तो 9,000 एलिफेंट यू कैन नॉट इमेजिन। इस सोर्स में ये भी तरीका बताया गया है। एक्चुअली इट इज टेकन आउट फ्रॉम अर्थशास्त्र, एंड नीचे में फुटनोट्स जो है वो ग्रीक सोर्सेज मेगास्थनीज के अकाउंट से हैं। तो उसमें बताया गया है कि कैसे एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था, और डिफरेंट लोग जो है वो अलग अलग तरकीब लगाया करते थे और एलिफेंट्स कैप्चर करके उनको आर्मी के लिए ट्रेन करते थे। नाउ जब हम डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करते हैं तो पता चलता है कि मिलिट्री के लिए एक मिलिट्री कमिटी बनी थी, और उस मिलिट्री कमेटी में डिफरेंट सब कमिटीज थी जिनका अपना अपना रोल था स्पेसिफिक। जैसे एक सब कमेटी थी जो नेवी का काम देखती थी। उस जमाने में नेवी हुआ करती थी। मिडावल इंडिया में हमारे पास नेवी थी ही नहीं, हमने नेवी को छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट। साउथ इंडिया में लोग रखते थे, नॉर्थ इंडियन रूलर्स नेवी को वाहियात समझते थे। ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस दूसरा सब कमेटी का काम था कि कैसे रसद पहुंचाया जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट इंश्योर किया जाए ताकि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया जा सके। तीसरी सब कमेटी बनी थी फूड सोल्जर्स के लिए, चौथी सब कमेटी थी हॉर्सेस के लिए, चैरियट्स के लिए, और आखिरी जो है दैट इज फॉर एलिफेंट्स, कैसे उनको कैप्चर करना है, ट्रेन करना है। दैट इज ऑल अबाउट द आर्मी ऑफ मौर्यंस। मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अशोका के धम्म का। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, ये एक काइंड ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअल टूल है जिसके जरिए अशोका ने एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को पकड़ के रखा, उसको संजो के एकता के साथ उस पर रूल किया। दैट इज बिकॉज ऑफ धम्मा ओनली, क्योंकि धम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो इनको इनेबल करता है टू होल्ड द एम्पायर, टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, जो कि आप अशोका के डिस्क्रिप्शन से भी देखते हैं कि वो एटलीस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जनता के वेलफेयर में काफी इंटरेस्ट है, एंड आई वांट टू वर्क फॉर द पीपल। जब वो आदेश देते हैं प्रतिवेदक को कि जनता के अफेयर्स को जहां कहीं भी मैं बैठा रहूं मेरे सामने लेके लाओ, चाहे कि मैं बेडरूम में हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पालकी में घूम रहा हूं, डज नॉट मैटर, अगर कुछ अफेयर अर्जेंट है टेक इट टू मी। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रमोटेड नॉन वायलेंस एंड कलेक्टिव ग्रोथ। एक्चुअल में जो धम्मा की स्टोरी है वो अशोका के कलिंग वॉर के बाद से शुरू होती है, क्योंकि कलिंग वॉर तक तो काफी एक्सपेंशनिस्ट और काइंड ऑफ फियर्सफुल थे, काफी डेडेड थे, और इस वजह से लाखों की तादाद में कलिंग की पॉपुलेशन मारी जाती है। उसके बाद अचानक से एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसने अशोका द एम्पेरर को अशोका द ग्रेट बना दिया। इफ यू वांट वीडियो ऑन दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो दैट इज द रोल ऑफ अशोका's धम्मा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न एम्पायर की जो हिस्ट्री है 1830s के आसपास क्लियर हुई थी, जब ब्राह्मी और खारोस्टी स्क्रिप्ट डिसाइफर हुए। ये क्लियर हुआ कि फिक्शनल एम्पायर नहीं है,
और पता चला कि इतना बड़ा अंपायर था जो अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तमिलनाडु तक रूल करता था। दिस बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द नेशनलिस्ट जो उस जमाने में मूवमेंट कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। क्योंकि अंग्रेजों ने कंसिस्टेंटली यही कहा था हमसे कि इंडियंस के ऊपर तो हमेशा बाहरी ताकतों ने रूल किया। पहले ग्रीक्स ने रूल किया, फिर पहले आर्यंस ने रूल किया। एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी थी जिसको चैप्टर 1 में हमने रिफ्यूट कर दिया। उसके बाद ग्रीक्स आ गए, उसके बाद इस्लामिक लोग आ गए, उसके बाद तर्क्स आ गए, अरब्स आ गए। सो इंडिया की अपनी कोई हिस्ट्री नहीं रही, कोई बहुत बड़ी नेटिव पावर नहीं रही। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री लोगों के सामने आई, इट बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और जो अखंड भारत का लोग कॉन्सेप्ट देते हैं वो बेसिकली अशोका का ही एम्पायर है। और खास करके अगर अशोका की बात करें तो ही बिकेम एन इंस्पिरेशनल फिगर, अ गाइडिंग फोर्स, कि भैया ये रूलर हमारा जो है वो आइडियल है, क्योंकि इसने एक्सपेंशन भी किया और एक बहुत बड़े अंपायर को संभाल के भी रखा पीसफुली, promoting non-violence. So that is the impact of Mauryan Empire on modern history on our freedom movement. अब मौर्यन एम्पायर जैसा बाकी एम्पायर्स के साथ होता है, इट केम टू एन एंड अप्रोक्सीमेटली 180 बीसी के आसपास। और उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स और चीफडम्स का शासन देखा, जिसमें से कुछ जो है वो एम्पायर भी बनते हैं बाद में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट टॉपिक। अब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है, और जब भी कोई बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होता है, हमेशा हिस्ट्री में पैटर्न रिपीट हुआ है कि छोटी छोटी पावर इमर्ज होती है। और यही इंडिया में भी हुआ। मेनी किंगडम्स एंड चीफडम्स इमर्ज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। आप अगर इस मैप को देखेंगे तो काफी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मौर्यन एम्पायर का जो कोर एरिया था, द एरिया ऑफ मगध, पाटलिपुत्रा, वाराणसी, तो इस रीजन में शुंग एम्पायर आता है। उसके बाद डेक्कन के रीजन में सतवाहन एम्पायर, और नीचे चोलाज एंड पांड्याज, ये सब कंटेम्प्रेरी थे। मतलब मौर्यन एम्पायर के जस्ट बाद जो है दे बिकेम वेरी पावरफुल। चोला पांड्या से पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट चूंकि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद एक अच्छा स्पेस मिल गया तो बहुत ग्रो करेंगे अभी। और यहाँ पे ग्रीक किंगडम्स है, इसी में से एक शक अंपायर आएगा कुछ समय बाद, पर यहाँ पे शक अंपायर के रूलर्स आएंगे। तो अगर सीक्वेंस आपको याद रखना हो तो मौर्यन अंपायर के बाद शुंग, सातवाहन, चोलास एंड पांड्याज, ये सब एक ही टाइम पे डेवलप हुए इन द डिफरेंट रीजन। शक अंपायर उसके थोड़ा सा बाद हुआ है। और बाकी के अंपायर्स को जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको सीक्वेंस बता दूंगा, क्योंकि सीक्वेंस याद रखना जरूरी है फॉर सीयूटी। एमसीक्यूज काफी वहां से आते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि सर चीफडम और किंगडम में फर्क क्या होता है, इन दोनों को आपने अलग क्यों लिखा? बेसिक फर्क होता है गवर्नेंस में, क्योंकि चीफडम में जो रूल करता है वो चीफ होता है, और किंगडम में एक राजा रूल करता है। चीफ जो है उसकी पोजीशन हेरिडेटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि गारंटी नहीं है कि चीफ का बच्चा ही चीफ बनेगा, क्योंकि चीफ यूजुअली वही लोग बनते हैं जो सबसे केपेबल लोग होते हैं उस पूरे इलाके के, या जिन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने एम्पायर्स के लिए, जिन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, केपेबल लीडर्स। राजा की पोजीशन हमेशा हेरिडेटरी ही होती थी। दे यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एज रेवेन्यू। चीफडम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उनको गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स मिला करते थे उनके पॉपुलेशन से। दे ऑल्सो डिडंट हैव रेगुलर आर्मी, मिलिशिया पे डिपेंडेंट होते थे। उनके जो इलाके के लोग हैं वही उनके लिए आर्मी में भी काम करते थे ज़रूरत पड़ने पे। जैसे अगर आप इस सोर्स को देखेंगे तो इसमें एक पांड्या चीफ का वर्णन है कि वो जब अपने गांव में जाता है, किसी गांव में, तो वहाँ पे लोग उसे इस तरीके से स्वागत कर रहा है कि भाई कोई राजा आया है, और जो प्रजा डिफीटेड है वो जिस तरीके से नतमस्तक होकर स्वागत करती है वैसे स्वागत किया जा रहा है, एंड उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। सो दैट शोज द चीफडम्स ट्रेट कि वहाँ पे गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स काफी कॉमन होता था, क्योंकि टैक्सेस और रेवेन्यू वगैरह के कलेक्शन के लिए आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म चाहिए, जो इनके पास होता नहीं था। सो यूजुअली सारे चीफडम जो है पहले किंगडम बनना पसंद करते थे कि हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो अंपायर में तब्दील होते थे। दैट इज अ डिफरेंस। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्राइमरली चीफ्स आखिर करते क्या क्या थे, व्हाट वर द फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन होता था टू परफॉर्म स्पेशल रिचुअल्स, क्योंकि वो जो सोसाइटी थी हाईली इन्वॉल्व इन रिचुअल्स एंड द रिलीजन, तो वो इनके अगुवाई में, इनके लीडरशिप में परफॉर्म किया जाता था। जैसे घर का मुखिया परफॉर्म करता है, तो ऐसे ही जो चीफ है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ और अपने किनफोक्स के साथ इसको परफॉर्म करते थे। दूसरी चीज टू लीड इन द वॉरफेयर, अब इस वजह से ही तो भाई साहब वो चीफ बना है। और तीसरी चीज आर्बिट्रेटिंग द डिस्प्यूट। आर्बिट्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज में मध्यस्थता करना, मतलब उस चीज को सॉर्ट करना, उस चीज को निपटाना। तो ये एक काइंड ऑफ जुडिशियल फंक्शन था। बाकी उसके एवज में इनको उनके सबऑर्डिनेट्स गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, जो कि अभी हमने देखा है। ये इनका सिस्टम होता था। दे डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल आर्मी, दे डिड नॉट हैव परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, इसलिए वो सारे जो है अल्टीमेटली एक राज्य स्थापित करना चाहते थे। चीफडम की अगर बात करें तो शुरुआती चीफडम्स जो है वो साउथ इंडिया से मर्ज हुए। जैसे अगर आप बात करें चोलास की, पांड्यास की, फिर उनके आसपास चेरास भी डेवलप होते हैं इन द केरला रीजन। तो द चीफडम्स ऑफ तमिलनाकम इज अ टेरिटरी जिसमें ये एरियाज आते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ आंध्रा एज वेल, और केरला का।
एंड ग्रेजुअली सब ऑफ देम वेंट ऑन टू बिकम किंगडम एंड देन वेंट ऑन टू बिकम एम्पायर एज वेल। जैसे आप चोला एम्पायर को देखेंगे तो ये उनका कोर एरिया है एंड ये जो ऑरेंज रीजन है दे आर सबऑर्डिनेट्स बेसिकली। इन चीफडम्स के बारे में हमें डिफरेंट सोर्सेज से पता चलता है, उनके इंस्क्रिप्शन से जो उन्होंने मंदिरों में लगवाए, शहरों में लगवाए, और तमिल संगम लिटरेचर जो उस ज़माने में लिखे गए, और उन कवियों ने, उन लिटरेट्योर्स ने काफ़ी बड़े पैमाने पे इनको डिस्क्राइब किया है। एंड देन सम ऑफ दीज चिफडम्स, जबकि ये एम्पायर बन गए तो बाकी अदर कंटेम्प्रेरी एम्पायर और उनके लिटरेचर में भी इनका जिक्र है। जैसे चालुक्य का वर्णन आपको हर्षवर्धन के ज़माने में है, उनकी किताबों में, उनके पोइट्स भी इनके बारे में बताते हैं। सिमिलरली हर्षवर्धन के बारे में चालुक्य कवि काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। सो दैट इज सम चीफडम ऑफ साउथ इंडिया। अब ये जितने भी राजा उभर रहे थे आफ्टर मौर्यन एम्पायर, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसको मीट कर पाना बहुत मुश्किल था। अशोका वॉज वेरी पावरफुल, वेरी कैरिस्मेटिक और वेरी इम्पैक्टफुल। अब ये जो नए लीडर्स आ रहे थे, इनको अशोका के स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए, अपने पूरी इंडिया में एक्सेप्टेंस दर्ज कराने के लिए डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसमें एक तरीका है द आइडिया ऑफ डिवाइन किंग्स। क्या मतलब होता है इसका? So the idea of divine kings emerged in the post-Mauryan rulers, स्पेशली जब हम कुशानों को देखते हैं तो वहां से जितने भी रूलर्स आए उन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया। एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आखिर मौर्यंस ने इस तरीके की तरकीब क्यों नहीं अपनाई मास एक्सेप्टेंस के लिए, अपने आप को हायर स्टेटस में डालने के लिए? तो सबसे बड़ा कारण है कि मौर्यन जितने भी रूलर्स थे, एक तो उनका सिस्टम काफ़ी सेंट्रलाइज़ था और काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी इम्पैक्टफुल थे। अनलाइक कुषाण, क्योंकि एक तो ये सेंट्रल एशिया से है, इनका एम्पायर मथुरा तक फैला हुआ है, तो मथुरा तक इनकी एक्सेप्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेम विथ अदर रूलर्स एज़ वेल। तो अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या तरीके ये लोग यूज़ करते थे टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द डिवाइन डेटीज़। यही आइडिया है डिवाइन किंग्स का कि आप किसी न किसी तरीके से किसी डेटी में, और वो उस पर्टिकुलर रीजन की डेटी हो सकती है। जैसे आप कुषाणों को देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को हिंदुइज़्म की डेटी से भी एसोसिएट किया है, पर्शियन डेटी से भी एसोसिएट किया है, ग्रीक डेटी से भी एसोसिएट किया है। कारण ये है कि उनके एम्पायर में ये सारे लोग रहते थे। सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक, मथुरा तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। सो कुछ तरीके थे टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द डिवाइन डेटी। सबसे पहला तरीका था कि आप बड़े-बड़े टाइटल्स ले लीजिए, डिवाइन टाइटल्स। कुषाणों ने इस तरीके के टाइटल्स लिए, उन्होंने अपने आप को देवपुत्र कहा, सन ऑफ गॉड। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि भैया देवपुत्र टाइटल किसने अडॉप्ट किया था? तो इन्होंने किया था। इसके पीछे रेफरेंस ये दिया जाता है कि इस तरीके के टाइटल्स चाइनीज़ रूलर्स अडॉप्ट किया करते थे। वो अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। तो चूँकि चाइना के बगल में ही सेंट्रल एशिया है और वहीं से शायद कुषाण आए थे, तो यहाँ से माना जाता है कि ऑन द लाइन्स ऑफ चाइनीज़ रूलर शायद इन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया। बट यहाँ पे एमसीक्यूज़ में कई बार पूछा जाता है कि सन ऑफ हेवन का टाइटल कौन अडॉप्ट करते थे? तो दे वर नॉट द कुषाण, ये चाइनीज़ रूलर थे। और हेवन वहाँ पे जो है ना एक मेन अथॉरिटी मानी जाती थी, अल्टीमेट अथॉरिटी। और सारे रूलर खुद को हेवन से एसोसिएट करना चाहते थे कि हेवन ने हमें आज्ञा दी है आपके ऊपर रूल करने की। ऐसे ही जब आप देवपुत्र हो जाते हैं तब तो आप देवता के बेटे हो गए और फिर आपको लोगों पे रूल करने का, गवर्न करने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा तरीका था टू मेक सम स्टैच्यूज़। ऐसे-ऐसे स्टैच्यूज़ बनाइए जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पूरी तरीके से देवताओं की तरह लगे। आप देखिए इसमें क्या परफेक्शन है। एक बहुत ग्लैमरस और बहुत जाइगेंटिक फिगर दिखाने की कोशिश की गई है। ये स्टैच्यू दरअसल मथुरा से मिली है। ये कुषाण रूलर की है। कनिष्क नाम के रूलर थे उनकी, हालाँकि दैट इज़ नॉट वेरिफाइड इन एनसीईआरटी, बट कनिष्क की ही मानी जाती है। तो इस तरीके के स्टैच्यूज़ लगा के भी आप लोगों के दिमाग पे दिखाना चाहते थे, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालना चाहते थे कि हम देवताओं से कम नहीं है। तीसरा जो तरीका था दैट वाज़ टू एसोसिएट विद गॉड्स थ्रू कॉइन्स। तो आप टाइटल्स के थ्रू, स्टैच्यूज़ के थ्रू और कॉइन्स के थ्रू भी देवताओं से एसोसिएट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे अगेन एक कुषाण रूलर का सिक्का है और ये भी कनिष्क का ही सिक्का है। तो इसमें आप देखिए एक तरफ कनिष्क खुद है और दूसरी तरफ, सिक्के के दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड ऑफ कॉइन एक देवता को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ कंपेरेबल डिपिक्शन दिखाया जा रहा है और ये देवता वैरी करते थे। कहीं-कहीं पे ये आपको बुल से भी कंपेयर किया जा रहा है, जो कि हमारे उस पौराणिक मिथोलॉजी में नंदी के स्वरूप माने जाते हैं। इरानियन गॉड को भी कहीं-कहीं डिपिक्ट करा गया है, ग्रीक गॉड को भी डिपिक्ट करा गया, बुद्धिज़्म के भी मेजर फिगर को डिपिक्ट करा गया है। इसके अलावा एक और तरीका होता था प्रशस्तीज़ लिखवाने का। ये बेसिकली ये काइंड ऑफ पोएट्री होती थी, जो राजाओं के राजकवि राजाओं के लिए लिखते थे और इसमें इनको देवी और देवताओं से कंपेयर किया जाता था। देवताओं से ही करेंगे, ऑब्वियसली मेल फिगर है। जैसे आगे चल के जब आप गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें समुद्रगुप्त को एक प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें अलग-अलग देवताओं से कंपेयर किया गया है और कुछ से तो सुपीरियर भी दिखाया गया। तो इस तरीके से जनता को ये मैसेज दिया जाता था कि हमारे देवता जो हैं, हमारे राजा जो हैं वो देवताओं से कम नहीं है या देवताओं के ही अंश हैं, ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। सो द रीज़न व्हाई दीज़ आइडिया ऑफ डिवाइन किंग्स वाज़ बीइंग अडॉप्टेड और ये क्यों ज़रूरी था, सबसे पहला और बेसिक रीज़न ये है
कि जितने भी रूलर्स आए ना मौर्यन एम्पायर के बाद, उसमें से ज़्यादातर जो रूलर्स थे, उनके साथ 2 प्रॉब्लम थी। या तो उनकी ओरिजिन ऑब्सक्योर है, सब कॉन्टिनेंट के नहीं है वो, जैसे शक रूलर सब कॉन्टिनेंट के नहीं है, कुषाण रूलर सब कॉन्टिनेंट के नहीं है, और या वो एज़ पर द स्क्रिप्चर्स इल्लेजिटिमेट है रूल करने के लिए। जैसे अगर सातवाहनों की बात करें या मौर्यन एम्पायर के बाद शुंग आए थे, तो ये सारे जो थे इंडिया के ही थे, बट दे वर ब्राह्मण्स। तो एज़ पर धर्मसूत्र जो कि उस ज़माने में फ़ॉलो किया जाता था, उसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स रूल नहीं कर सकते। तो इनको इस तरीके के टाइटल्स वगैरह और खुद को डिविनिटी से एसोसिएट करना पड़ता था इन ऑर्डर टू गेन द एक्सेप्टेंस। और आपको एक्सेप्टेंस तब मिलेगी जब जनता ये यकीन करेगी कि आप उनके जैसे नहीं है, यू आर हायर देन देम। तो इस वजह से ये देवताओं से खुद को एसोसिएट करके एक हाई स्टेटस क्लेम करते थे और फिर जाके इनको मास एक्सेप्टेंस मिलती थी। कई बार जो है और भी तरीके इस्तेमाल में लाए जाते थे, जैसे आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। एक शक रूलर है रुद्रदमन करके, उन्होंने गुजरात के साइड में जो है वो एक लेक रिपेयर करवाया और उस इंस्क्रिप्शन को संस्कृत में दर्ज कराया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो लेक रिपेयर करवा के आप वेलफेयर का काम कर रहा, और उन्होंने जो ये लेक रिपेयर करवाया था वो अपने पैसे पे, अपने रिसोर्सेज पे करवाया था। यूजुअली राजा जब ऐसे लेक रिपेयर करवाते थे तो, या जो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होता था, तो उस पे वो खर्च करते थे और फिर बाद में टैक्स लिया जाता था लोकल लोगों से। तो ये उसने नहीं लिया और फिर संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लगवाया ताकि लोगों को लगे कि ये हमारा ही आदमी है, ये संस्कृत जानता है, ये हमारे वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो इस तरीके से भी मास एक्सेप्टेंस गेन किया जाता था, क्योंकि आप केवल कॉन्कर करके कहीं पे गवर्न नहीं कर पाएंगे ना, आपको जनता का जो दिल है वो तो जीतना पड़ेगा। सो दैट वाज आइडिया ऑफ डिवाइन किंग्स। अब इन टैक्टिक्स के अलावा एक और टैक्टिक थी सामंतों का इस्तेमाल करना। उससे भी अंपायर ये बचा पाते थे और बहुत लंबे समय तक रूल कर पाते थे। सामंतों के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब सामंत क्या होता है? सामंत मीन्स द फ्यूडल्स। आपने जब 3 ऑर्डर चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th हिस्ट्री में, तो फ्यूडलिज्म क्या होता है वो पता चल गया होगा। फ्यूडलिज्म मतलब कि एक राजा अपने फ्यूडल्स के बेसिस पे रूल करता है। एक राजा है, उसके सपोर्ट में 3-4 फ्यूडल है और उस फ्यूडल के बेसिस पे वो बेसिकली रूल करता है। उन फ्यूडल्स की आर्मी यूज़ करता है, उन फ्यूडल्स के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उनके द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसका शेयर राजा को मिलता है। तो इस तरीके से राजा का एम्पायर चल रहा है। सो सामंत वे द रीजनल लॉर्ड्स, जिनके पास मिलिट्री होती थी अपनी और जो लोकल रिसोर्सेज कंट्रोल करते थे। ये राजाओं को ट्रिब्यूट्स या मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे। अब सामंतों का बेसिकली यूज़ केस डेवलप कैसे हुआ होगा कि हमें सामंतों के ज़रिए रूल करना है। इमेजिन करो, आप पाटलिपुत्र के रूलर हैं और आपने बलूचिस्तान में किसी एरिया को कॉन्कर कर लिया। अब आप अशोका इतने पावरफुल नहीं हैं कि सारे लोग आपसे डरें, प्रजा भी आपका नाम जानती हो, या मौर्यन एम्पायर जितना आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है कि आप पाटलिपुत्र में बैठे-बैठे बलूचिस्तान तक रूल कर लो। तो आपने वहाँ के रूलर को क्या कहा कि भैया वॉर तो आप हार चुके हैं, तो आप हमारे सबऑर्डिनेट बन के रूल करिए। जनता ये समझेगी कि आप रूलर हैं, बट आपके ऊपर हम भी हैं। सो जनता भी खुश है, हम भी खुश हैं। सो दे वर द रीजनल लॉर्ड। लोकल लेवल पे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते थे और वो राजाओं को सपोर्ट करते थे। और जब तक ये सपोर्ट कर रहा है तब तक राजाओं के पास पावर है, मिलिट्री है। हालाँकि एम्पायर के पास अपनी मिलिट्री होती थी, बट एक बहुत बड़े लेवल पे सामंतों की मिलिट्री उनके काम में आया करती थी। और जब राजा कमज़ोर पड़ता था या दूसरा राजा जब आया जो कि उतना कैपेबल नहीं है, तो यही सामंत जो है वो रिवोल्ट भी कर दिया करते थे और इस बेसिस पे बहुत सारे एम्पायर्स गिरे हैं। जैसे कुषाण एम्पायर का गिरना हुआ, गुप्ताओं का गिरना हुआ, ये सब ऐसे ही हुआ है कि राजा कमज़ोर हुआ, फिर सामंतों ने आके टेक ओवर कर लिया। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या थी? ड्यूरिंग दिस 4th सेंचुरी सी, अगर हम कुषाणों के ज़माने से बात करें तो हर राजा ऑलमोस्ट सामंतों पे निर्भर था। चाहे गुप्तों की बात करें, कुषाणों की बात करें, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आते हैं, हर्षवर्धन वगैरह, ये सब सामंतों पे निर्भर थे। हर्षवर्धन के फादर भी कहीं के सामंत थे पहले, और वहाँ से जब वो उनके राजा कमज़ोर पड़े, उन्होंने अपना किंगडम बनाया एंड देन बेसिकली दे वेंट आउट टू फॉर्म एन एम्पायर। तो इस तरीके से सामंत भी एक बहुत अच्छा टूल था उन राजाओं के लिए रूल करने का, जो या तो ऑब्सक्योर ओरिजिन के थे या जिनको मास एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। ये बहुत लंबे समय तक चला। इवन मेडावल पीरियड में भी मुगलों और राजपूताना के बीच जो रिलेशन है, एक्सेप्ट मेवाड़, वो सामंतों का ही तो है। जो राजपूत थे, दे वर द सबऑर्डिनेट्स, वो फ्यूडल्स थे मुगलों के। तो कहने को तो जो राजस्थान की प्रजा, उसको ऐसा लग रहा था कि हमारे रूलर ही रूल करते हैं, बट उनके ऊपर सुपीरियर है मुगल। मुगलों को अब चूंकि राजस्थान की प्रजा एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मुगलों ने कहा कि आप ही रूल करो। उनका काम भी बन गया और जो राजपूत रूलर है राजस्थान के, उनका काम भी बन गया। बट दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड अ फ्यूडल। और जैसे ही आप देखेंगे औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर कमजोर पड़ेगा, तो ये सारे फ्यूडल्स जो है अपने अपने एम्पायर को कार्व आउट करेंगे और अपना अपना किंगडम वापस से स्थापित करेंगे। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर के बाद। वैसे तो बहुत सारे एम्पायर है, कुषाणों के बारे में जिक्र है, शक का जिक्र है, बट आपके चैप्टर में डिटेल में कुछ नहीं बताया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होती है कुषाण एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। सो दे सक्सीडेड द कुषाण
स्थापना की थी श्रीगुप्त करके रूलर ने, लेकिन उसके बाद बहुत और भी फेमस रूलर आए, उन्होंने ओवरशैडो कर दिया श्रीगुप्त को, जैसे समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आते हैं, कुमारगुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं। एंड आफ्टर मौर्यन एम्पायर, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। और लेंथ में तो मौर्यन एम्पायर से काफ़ी छोटा था, लेकिन प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी में मौर्यन एम्पायर से भी काफ़ी हद तक अच्छा था, क्योंकि इस गुप्ता एम्पायर के पीरियड को इंडिया के इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा गया। आप जस्ट इमेजिन करिए कि गुप्ता एम्पायर के ज़माने में पूरे इंडिया में सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के चलाना 200-250 सालों तक ये दिखाता है कि आपके पास कितना वेल्थ है। सोना तब भी बहुत महँगा था, आज भी बहुत महँगा है। तो ये एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी, फिर चाहे आप वेल्थ की बात करें या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, एक से एक मैथमेटिक्स के टेक्स्ट, लिटरेचर वगैरह या एस्ट्रोनॉमी की बात करें, ये सब गुप्ता एम्पायर के ज़माने में लिखे गए। एंड दे लिटरली इंस्पायर्ड द जनरेशन। इनके बारे में हमें डिफरेंट सोर्सेस से पता चलता है, देयर लिटरेचर, देयर कॉइन्स, देयर इंस्क्रिप्शंस एंड देयर प्रशस्तीज। प्रशस्तीज एक वो तरीका था जो हमने बताया था, जिसके ज़रिए राजा अपने जनता को इम्पैक्ट कर पाता था, अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाता था एक दैवीय शक्ति की तरह। उसमें एक प्रशस्ति काफ़ी फ़ेमस है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे दर्ज है। वहाँ पे ऑलरेडी बाद में फिर अकबर ने भी अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया था। तो ओरिजिनली जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। दैट इज़ बेसिकली पोएटिक टेक्स्ट जिसमें प्रशंसा की जाती है समुद्रगुप्त की। सो इट इज़ रिटन इन संस्कृत बाय हरिसेन, ही वाज़ अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ा-सा प्रयाग प्रशस्ति को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इसमें क्या लिखा है, तभी आपको पता चलेगा कि प्रशस्ति आखिर होते कैसे थे। तो ये है भाई साहब प्रशस्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रयाग प्रशस्ति का। इसमें समुद्रगुप्त को ऐसे दिखाया जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो है उसका कोई दुश्मन नहीं है, और समुद्रगुप्त ने सारे राजाओं को ओवरशैडो कर दिया है। इतने पुण्यात्मा हैं, इतने अच्छे रूलर हैं कि क्या ही कहना। और बुरे लोगों को पनिश करते हैं, अच्छे लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, बहुत कंपैशनेट है, और उनके दिल को केवल आप डिवोशन से, केवल ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से जीत सकते हैं, बाकी तो उनको जीता नहीं जा सकता है। एंड ही इज़ रिस्प्लेंडेंट, ही इज़ एंड एम्बॉडीड काइंडनेस टू द माइंड मैनकाइंड, मतलब दुनिया पे ये रहम की तरह है। और देवताओं से लास्ट में कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं कि भाई कौन-कौन से देवताओं से इनको कंपेयर किया जा रहा है? किस रूलर के लिए बेसिकली लिखा गया है? किसने लिखा है? तो इस टाइप से इस सोर्स से सवाल बनते हैं। अभी जो प्रशस्तीज़ है, ज़ाहिर तौर पे इसमें अगर कुबेर से उनको कंपेयर किया जा रहा है, वरुण से कंपेयर किया जा रहा है, तो सच तो नहीं होगा। और प्रशस्तीज़ वाक़ई में सच नहीं होते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एक्ज़ैजरेटेड होती थी। हिस्टोरियंस भी इनको एक पोएटिक टेक्स्ट की तरह ही लेते हैं, जिनको उस ज़माने के कवियों ने लिखा है अपने राजा के लिए। इसको कोई हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे कभी ट्रीट नहीं किया जाता है कि जो चीज़ इसमें लिखी है, वो वैसे ही शायद समुद्रगुप्त होंगे। यकीनन समुद्रगुप्त काफ़ी बड़े रूलर थे, काफ़ी ग्लोरियस, काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, बट जिस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है, उस तरीके का तो होना मुमकिन नहीं है। दिस इज़ व्हाई जब भी हम इस तरीके के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जिसको राजकवियों ने लिखा है, तो थोड़ी-सी एहतियात हमें बरतनी पड़ती है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द एम्पायर्स दैट डेवलप्ड आफ्टर मौर्यन पीरियड। अब हम आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस सोर्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये सोर्स हमारे काफ़ी काम का है। एक तो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। मेरे हिसाब से इस साल भी 2025 में भी पूछा गया था। इसमें एक लेक का ज़िक्र है, जो कि गिरनार, गुजरात में लोकेटेड है। वहाँ पे एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है 2nd सेंचुरी सीई का। उसमें एक राजा के बारे में कहा गया है जिनका नाम है रुद्रदमन। ये शक रूलर है। इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि इस लेक को, सुदर्शन लेक को ओरिजिनली बनाया गया था सबसे पहले मौर्यंस के ज़माने में। वहाँ के लोकल गवर्नर ने बनाया था गुजरात के। उसके बाद ये टूट गया बिकॉज़ ऑफ स्टॉर्म, तूफान की वजह से। और फिर रुद्रदमन जो उस ज़माने में रूलर थे, क्योंकि मौर्यंस के काफ़ी ज़माने बाद, आई थिंक 200 साल बाद शक आते हैं। तो रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करवाया, बिना जनता पे टैक्स लगाए। इसका मतलब क्या है? इसके बहुत सारे मतलब हैं। पहला तो लेक रिपेयर करवा के आप जनता के वेलफेयर का काम करते हैं, क्योंकि लेक्स की वजह से इरिगेशन पॉसिबल हो पाता है। बहुत जगहों पे, गुजरात जैसे जगहों पे तो ग्राउंड वाटर उतना नहीं है, रेन वाटर की भी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। और दूसरी चीज़, शक रूलर रुद्रदमन, शक डायनेस्टी का ओरिजिन ऑब्सक्योर है बिकॉज़ दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो उनको ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। आई एम नॉट डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ रुद्रदमन, बट हाँ, ऐसी चीज़ें करके राजा कई बार मास एक्सेप्टेंस गेन करने की भी कोशिश करते थे। और ये चीज़ हमें आगे भी देखने को मिला है। एक रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने भी एक और इंस्क्रिप्शन हमें उसी जगह पे मिलता है, और वो कहते हैं कि उन्होंने भी गुप्ता डायनेस्टी बहुत ज़माने बाद आती है, शकों के ऑलमोस्ट 200-300 साल बाद। तो उन्होंने भी इस लेक को रिपेयर करवाया। अगेन गुप्ताज़ का बेस है मगध में, पाटलिपुत्रा में। वहाँ पे बैठ के अगर गुजरात के लिए राजा कुछ कर रहा है, तो वहाँ की जनता राजा के प्रति लॉयल होगी। वहाँ की जनता अपने राजा को राजा मानेगी, एक्सेप्ट करेगी। सो दीज़ आर द टूल्स कि आप पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट करके भी मास एक्सेप्टेंस गेन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूरल पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई साहब किन सोर्सेस से हमें ग्रामीणों के बारे में पता चलता है। ग्रामीण मतलब गाँव में रहने वाले लोग।
कहानियां हैं पंचतंत्र की जो संस्कृत में लिखी गई थी, जातक कथाएं हैं जो पाली में लिखी गई थी, सो दीज आर पाली टेक्स्ट, और इसमें मेजरली बुद्धिज्म के ही कंटेंट होते हैं। तो बुद्धिज्म के जितने भी अर्ली टेक्स्ट है वो पाली में ही लिखे गए, तो लैंग्वेज को लेके यहाँ पे डिबेट आप खत्म करिए। उसके बाद कुछ लैंड ग्रांट के डिस्क्रिप्शन से भी गाँव में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में पता चलता है। अब जब हम ग्रामीण पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो शहरों से काफ़ी दूर रहते थे। राजा गाँव के लेवल पे क्या चल रहा है उसे कुछ पता नहीं होता था, और ऐसे ही गाँव के लोग अपनी समस्याओं को राजा तक डायरेक्टली बड़ी आसानी से नहीं पहुँचा सकते थे। इस वजह से जब हम ये चीज़ एनालाइज़ करते हैं कि हाउ वाज़ द रिलेशन ऑफ किंग विद द रूरल पीपल, नॉट अर्बन पीपल, रूरल पीपल, क्योंकि अर्बन लेवल पे तो वो चीज़ें देख पाता समस्या, अगर वो रथ निकाल के ऐसे ही रैंडम पेट्रोल करे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो जितना हमें कहानियों से पता चला है, वी गॉट टू नो कि ये जो रिलेशन होता था ग्रामीण लोगों में और राजा के बीच, ये काफ़ी स्ट्रेन्ड होता था, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि राजा को ये लोग पसंद नहीं करते थे। इसका एक रेफरेंस हमें गंगा तिंदु जातका में मिलता है, ये जातक कथाओं का एक पार्ट है। इसमें एक राजा की कहानी है जो कि भेष बदल के जाता है अपने ग्रामीण प्रजा के पास, और वहाँ पे पता चलता है कि प्रजा उससे काफ़ी रूठी हुई है, क्योंकि दिन में उसके जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो परेशान करते हैं लोगों को, और रात में रॉबर्स से परेशान है। तो मतलब ना तो टैक्स सिस्टम सही है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर सही है, और इस वजह से गाँव वाले बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट की तरफ भाग जा रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। तो और इसीलिए आज के ज़माने में भी ये काफ़ी एप्लीकेबल है। आज भी जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बैठा है गद्दी पे, उनको बिल्कुल नहीं लगता है कि देश में प्रॉब्लम है, उनके राज्य में प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एट अ आइडियल सिचुएशन। मोदी जी को वाक़ई में लग रहा है कि देश बहुत प्रगति पे है, या आप जिस भी स्टेट के हैं, अगर उस स्टेट की हालत बहुत ख़ास्ता है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में जो लोग होते हैं ना, वो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने ही नहीं देते। अब ये जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, वो क्यों बताएँगे कि गाँव वाले जो हैं परेशान हैं हमसे? क्योंकि उनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो उनका ही फ़ायदा होगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि टैक्स आखिर बढ़ाया क्यों जाता था? और टैक्स से ये गाँव वाले पीड़ित क्यों होते थे? क्योंकि उस ज़माने में लैंड रेवेन्यू एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, या कह लें प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे प्राथमिक तो यही था। तो राजा को अगर ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है तो सीधे तौर पे टैक्स कलेक्शन बढ़ा दिया जाता था। अब टैक्स कलेक्शन जो बढ़ा दिया जाएगा, यकीनन अगर आप नॉर्थ इंडिया के गैंगेटिक प्लेन्स में देखेंगे तो फर्टिलिटी है, लेकिन फर्टिलिटी है इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध टैक्स बढ़ाते रहें। तो टैक्स बढ़ाने के साथ-साथ, चूँकि उसकी डिमांड को मीट अप भी करना था गाँव वालों को, तो उसके साथ-साथ एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट होने शुरू होते हैं। एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल सी हाउ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इंक्रीज़ करना मजबूरी थी, क्योंकि लगातार जो है कभी-कभी टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते थे, या कोई वॉर एक्सपेंशन हुआ तो फिर उसमें जो खर्चा आया उसको कंपनसेट करने के लिए राजा ने टैक्स बढ़ा दिया। तो 3 तरीके से हमें एविडेंस मिलता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया जाता था। सबसे पहला, लो एग्रीकल्चर में शिफ्ट। लो एग्रीकल्चर अब बहुत कॉमन हो गया था नॉर्थ इंडिया में खास करके। हालाँकि पूरे इंडिया में अभी भी प्लो एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो प्लो एग्रीकल्चर था हड़प्पन्स से थोड़ा-सा डिफरेंट था, क्योंकि हड़प्पन्स में जो हल बने होते थे वो प्योरली लकड़ी के बने होते थे। और यहाँ पे इन्होंने लकड़ी के साथ-साथ लोहे की एक टिप भी लगाई हुई थी। तो इससे क्या होता था कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड दिस टाइप ऑफ प्लो एग्रीकल्चर वाज़ वेरी कॉमन इन द गैंगेटिक प्लेन्स फ्रॉम 600 बीसी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये कॉमन था। पंजाब, सिंध वगैरह के रीजन में अभी भी प्लो एग्रीकल्चर नहीं होता था, वहाँ पे अभी भी स्पेड या दूसरे प्रकार से वो लोग खेती करते थे। अब दूसरी जो स्ट्रैटेजी थी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, दैट वाज़ द यूज़ ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। खास करके जो पैडी क्रॉप्स होता है जैसे राइस वगैरह, उसमें ये टेक्नीक आ गई थी। आज भी आपने देखा होगा कि गाँव में धान की जो रोपाई है वो अलग से होती है। इसमें बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि पहले बीज बोया जाता है एक खेत में, फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, पौधा बन गया, तो उस सैपलिंग को, उस पौधे को उखाड़ के एक ऐसे खेत में डाला जाता है जहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन टेक्नीक से प्रोडक्शन तो बहुत हो जाता है, लेकिन 2 प्रॉब्लम है। पहला, एक तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, और दूसरा ये उन्हीं जगहों पे हो सकता है जहाँ पे पानी अच्छे खासे मात्रा में अवेलेबल है। या तो रेन वाटर अच्छे खासे मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, या फिर ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन वाज़ आर्टिफिशियल इरिगेशन। खास करके उन इलाकों में जहाँ पे बारिश भी कम होती है, ग्राउंड वाटर भी नहीं है, वहाँ पे कुएँ खोदे गए, टैंक्स वगैरह बनाए गए, ताकि हम लोग कैनाल्स के ज़रिए नदियों का पानी स्टोर कर सकें, उससे खेतों में पानी पहुँचाया जा सकेगा, घरों तक पानी पहुँचाया जा सकेगा। ये जो वेल्स और टैंक्स होते थे, कई बार इनको गाँव के लोग कलेक्टिवली भी बनाया करते थे, या कई बार बड़ा जो उस इलाके का राजा है या सामंत वगैरह है, वो बनवाया करता था। अगेन दैट वाज़ जस्ट एन स्ट्रैटेजी टू डू वेलफेयर फॉर द पीपल, और इन रिटर्न आपको बदले में क्या मिलता था? उनकी लॉयल्टी। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, कि इतने सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे थे, इंक्लूडिंग साउथ इंडियंस, इस पूरे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, तो क्या सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल करता था, क्योंकि सोशल डिफरेंस तभी एग्जिस्ट करेगा जब भी आपके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होगा। एक कॉमन नोशन होता है कि सारी प्रॉपर्टी राजा की थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, लोग अपने हिसाब से प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, उसको रिटेन कर सकते थे, और उसका रेफरेंस हमें इस सोर्स से मिलता है।
यहाँ पे किताब है मनुस्मृति, जो एक लीगल टेक्स्ट है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे उस ज़माने में। उसमें कहा गया है कि राजा किस तरीके से अपनी बाउंड्री को मार्क कर सकता है। तो ये राजा के लिए ही नहीं है, बल्कि आप अगर खेतों की भी बाउंड्री मार्क करना चाहें तो उसमें भी आप इस तरीके से बाउंड्री मार्क कर सकते हैं। तो उसमें कहा गया कि आप अपनी बाउंड्री को ऐसे ऑब्जेक्ट से मार्क करिए जो पेरिशेबल नहीं हो। आप अपनी बाउंड्री के फ्रंटियर पे गड्ढा बनाइए और उसके अंदर नॉन पेरिशेबल चीज़ें जैसे हड्डी हो गया, पत्थर हो गया, गाय का बाल हो गया, गोबर हो गया, ये सब डालिए और उसके ऊपर ढक दीजिए। कल को अगर डिस्प्यूट होगा तो फिर आप गड्ढा खोल के दिखा देंगे कि भैया देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो देयर वाज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। अब यहाँ पे सोशल डिफरेंस के ऊपर बात आती है कि अगर लैंड के ऊपर इंडिविजुअल ओनरशिप थी तो इक्वली तो होगी नहीं, समाज इगैलिटेरियन तो था नहीं, बिल्कुल नहीं था। और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से समाज में डिफरेंसेस भी थे, खास करके अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करें जहाँ पे लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता था। उसका रेफरेंस हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलता है और साउथ इंडिया के तमिल टेक्स्ट में भी मिलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 3 कैटेगरी बताई गई है लोगों की, खास करके जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। पहली कैटेगरी है बड़े-बड़े ज़मींदारों की, लार्ज लैंड होल्डर, दूसरी कैटेगरी है स्मॉल पीजेंट्स की और तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, इन दोनों की ज़मीनों पे खेती करते थे। और इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, द पाली टेक्स्ट, ये जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं और स्मॉल पीजेंट्स हैं उनको गृहपति नाम से पुकारा गया है। गृहपति वर्ड एक्चुअली बहुत अलग-अलग जगहों पे भी यूज़ किया गया है, जैसे यहाँ पे तो इन बड़े किसानों को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया गया है। कहीं-कहीं पे वेल्दी मर्केंट्स जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मर्केंट्स होते थे शहरों के, उनको भी डिज़ाइग्नेट किया गया है गृहपति से। इसके अलावा हाउसहोल्ड का जो मुखिया होता था, चीफ होता था, जो कि जनरली मेल ही हुआ करते थे, उनको भी गृहपति कहा जाता था। तो ये सारा एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब हैं। अब अगर हम तमिल टेक्स्ट में आ जाए, यहाँ पे भी हमें 3 कैटेगरी बताई जाती है। पहला वेलेलार, द लार्ज लैंड ओनर्स और दूसरा उज़ावार जो कि नॉर्मल पीजेंट्स रहे होंगे, इनको प्लोमेन कहा जाता है, मतलब जो 1-2 जोड़ी हल है वो रखते होंगे, थोड़ी बहुत ज़मीनें रखते होंगे। और तीसरी कैटेगरी थी अदिमई, यानी कि स्लेव्स। दे वर मच लाइक लैंडलेस लेबर्स और वो इन दोनों की ज़मीनों पे खेती किया करते थे फॉर द सर्वाइवल। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। जब सोशल डिफरेंसेस की बात आती है, सोशल डिफरेंसेस मेजरली दे वर रूटेड इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाता था लैंड ग्रांट्स की वजह से, कि आपने एक इंडिविजुअल को पकड़ा, उसके अंदर 30-40 गाँव की ज़मीनें दे दी, एकड़्स ऑफ लैंड आपने एक आदमी को दे दिया और वो बाकी आस-पास वाले सबसे जो है अमीर बन जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लैंड ग्रांट्स। इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं सब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है और एक बहुत अहम सोर्स इस चैप्टर का लैंड ग्रांट टॉपिक में आता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि लैंड ग्रांट क्यों दिए जाते थे, कौन देते थे, किनको मिलता था, क्या-क्या फीचर्स होते थे इसके। सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड ग्रांट का हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज़? 2 सोर्सेज़ हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। यूजुअली हमारे पास जो एविडेंस है वो 1st सेंचुरी एडी के आसपास का है, उसके बाद से लैंड ग्रांट शायद दिया जाता होगा, उससे पहले भी दिए जाते होंगे बट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। जितने भी इंस्क्रिप्शन है ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में ही है, हालाँकि 7th सेंचुरी एडी के बाद से क्या हुआ है कि कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी मिले हैं जिसमें कुछ हिस्सा जो है लैंड ग्रांट का वो संस्कृत में लिखा हुआ है और कुछ हिस्सा हिस्सा जो है वो तेलुगु, तमिल और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, लैंड ग्रांट के इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या होता था कि किसको ज़मीन दान में दी जा रही है, कौन दे रहा है, क्या-क्या उससे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। क्योंकि जब आप ज़मीनें दान में देते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे मुझे 10 एकड़ की ज़मीन राजा ने दे दी, तो मैं अब इस पूरे 10 एकड़ में जो भी कल्टीवेटर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी हंटर हैं, उनसे टैक्स वसूलूँगा और उसका कुछ एक पोर्शन अपने पास रख के बाकी हिस्सा राजा को दूँगा। तो इस हिसाब से प्रोविज़न्स वगैरह उस लैंड ग्रांट के डिस्क्रिप्शन में लिखे होते थे। इस वजह से ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमें राजा और प्रजा के बीच जो संबंध है वो बताता है। इसके अलावा ग्रामीण कल्चर पे कौन-कौन लोग रहते थे, जैसे पैस्टोरलिस्ट के बारे में ज़िक्र है, आपके कल्टीवेशन करने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है, हंटिंग करने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है। फिर गाँव से क्या-क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, उसके बारे में भी हमें लैंड ग्रांट से पता चलता है। आई विल आल्सो शो यू वन सोर्स जिसमें ये सारी चीज़ें दर्ज है। कमिंग टू द फीचर्स ऑफ लैंड ग्रांट यूज्ड टू डिफर इन 2 बेसिस। पहला तो साइज़ के बेसिस पे, किसी को मैंने 4 एकड़ का दे दिया, किसी को मैंने 10 एकड़ का दे दिया। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स ओवर द लैंड। जैसे मैंने जो 4 एकड़ की ज़मीन जिसको दी है, उसे मैंने ज़मीन दिया और कह दिया कि भाई पूरी ज़मीन तुम्हारी है, तुमसे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तुम्हें तुम्हें अधिकार हालाँकि दिया है कि तुम उस इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं, यू कैन कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देम, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 10 एकड़ वाला जो है उसे मैंने कहा कि भैया आप जो है टैक्सेस तो कलेक्ट करेंगे ही, क्योंकि वो तो प्राइमरी ड्यूटी है। उसके अलावा आप उसका कुछ पोर्शन खुद के पास रख के बाकी हमें दीजिएगा। सो दे कैन वेरी ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स। जिस आदमी को ज़मीनें दान में दी जाती थी वो उस इलाके का लॉर्ड हो जाता था, सो कॉल्ड दादा हो जाता था। और जितने भी लोग उस पूरे ज़मीन में रह रहे थे व्हिच वाज़
गिवन एज अ लैंड ग्रांट टू हिम, वो अब उनके प्रति लॉयल होने चाहिए थे। उनको कहा जाता था कि अब आप इसकी बात माने, क्योंकि ये अब यहाँ की लोकल अथॉरिटी है जिसको हमने असाइन किया है। अब लैंड ग्रांट दिए किनको जाते थे? यूजुअली जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, या तो ब्राह्मण्स को दिए जाते हुए देखे गए हैं, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, मंदिरों को, मठों को, या कभी-कभी सामंतों को, जो राजा के अलाइज वगैरह होते थे। क्यों दिए जाते थे? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहला, क्योंकि लैंड रेवेन्यू प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था राजा के लिए, एम्पायर के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाना चाहता था राजा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते थे जहाँ पे खेती पॉसिबल है, लेकिन खेती हो नहीं रही है, यानी कि आबादी वहाँ पे फैली नहीं है, या खेती उस ढंग से नहीं हो रही है कि लैंड रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ हो सके। तो कई बार क्या किया जाता था कि उस इलाके को इकट्ठे तौर पे किसी एक आदमी को हमने लैंड ग्रांट के तौर पे दे दिया। अब वो लालच में वहाँ पे खेती करवाएगा लोगों से, एक्सटेंड करेगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है और उससे पैसा उसे मिलता है, और इसका कुछ हिस्सा चूँकि एम्पायर को भी मिल रहा है, तो एम्पायर का भी फ़ायदा है इसमें। दूसरी चीज़, टू विन एलाइज़, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न होता था, ख़ास करके सामंत वगैरह को जब भी ज़मीनें दान में दी जाती थी, तो ऐसा लगता था कि जब कभी ये बगावत करने वाला है, या कोई वॉर पे किसी सामंत ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर दिया, तो इस मौके पे भी लैंड ग्रांट दिए जाते थे उनको। और तीसरा, टू प्रोजेक्ट किंग्स एज़ सुपर ह्यूमन, राजा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए भी ज़मीनें दान में दिया करते थे। जैसा हमने पीछे देखा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छिपाने के लिए बड़े-बड़े मूर्तियों को बनाते थे, टू प्रोजेक्ट देम एज़ सुपर ह्यूमन, कि भैया हम कमज़ोर नहीं हैं, हम तो अभी भी ज़मीनें दान में दे सकते हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने जनरस हैं। तो इन सब वजहों से भी ज़मीनें दान में दी जाती थी। अब जब हम एक इंस्क्रिप्शन देखते हैं लैंड ग्रांट का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लैंड ग्रांट जो है वो प्रभावती गुप्त नाम की रानी दे रही हैं। वहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आता है, अभी हम उस इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ेंगे, कि क्या महिलाएँ ज़मीनें दान में दे सकती थीं? तो जो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है वो तो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी महिला को कि आप ज़मीनों का इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं रख सकते। इंडिपेंडेंट एक्सेस मतलब अकेले, आप अकेले मालिक नहीं हो सकते ज़मीनों का। हाँ, आप जो है अपने पति के संरक्षण में, अपने पिता के संरक्षण में ज़मीनों को होल्ड कर सकती हैं, गार्डियन वही रहेंगे। तो इस वजह से कायदे से तो महिलाएँ ज़मीनें दान में दे नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक उनका पूरे उनके उस ज़मीन के ऊपर उनका कंट्रोल है नहीं, तब तक वो ज़मीनें दान में देंगी कैसे? लेकिन उस केस में अगर प्रभावती गुप्त का एग्ज़ाम्पल मिल रहा है, तो वो एक एक्सेप्शनल एग्ज़ाम्पल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रभावती गुप्त आखिर है कौन? प्रभावती गुप्त एक रूलर है वाकाटका डायनेस्टी की, एंड शी वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुप्ता एम्पायर। तो प्रिंसेस है गुप्ता एम्पायर की, बट शादी वाकाटका डायनेस्टी में हुई थी, जो वेस्टर्न रीजन में रूल करते थे। उस ज़माने के गुजरात और महाराष्ट्र का जो रीजन है। और बेटी है चंद्रगुप्त सेकंड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। कई बार आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड सवालों में प्रभावती गुप्त को पूछा जाता है कि किनकी बेटी है, किस डायनेस्टी में शादी हुई थी। तो अगर रानी पूछा था, रानी किस डायनेस्टी की है, तो वाकाटका डायनेस्टी की, ठीक है। तो और पैदाइश जो है इनकी, वो गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता डायनेस्टी में हुआ है। अब ये काफ़ी पावरफुल वुमेन है, तो एक्सेप्शंस तो ऑब्वियसली जायज़ है। एक्सेप्शंस के पीछे एक कारण ये भी है कि इनके हस्बैंड की ना बहुत कम उम्र में डेथ हो जाती है, और बच्चा इनका काफ़ी छोटा था, तो ये रीजेंट बन के उसके रूल करती हैं। दैट्स व्हाई शी हेल्ड पावर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड हाफ, और उस दौरान इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए। तो वो जो लैंड ग्रांट का इंस्क्रिप्शन है वो उसी दौर का है। इसे हम एक्सेप्शनल इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रभावती गुप्त के अलावा हमें और किसी रानी का लैंड ग्रांट का इंस्क्रिप्शन है इस लेवल पे पावर होल्ड करने का एग्जाम्पल तो नहीं दिखता है। नाउ कमिंग टू द इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दांगोना गाँव को प्रभावती गुप्त दान में दे रही है, दांगोना गाँव के लोगों को संबोधित कर रही है। दिस इज़ व्हाट प्रभावती गुप्त स्टेट्स इन हर डिस्क्रिप्शन, दैट शी कमांड्स द ग्राम कुटुम्बिनास, मतलब ग्राम गाँव में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको वो संबोधित करते हुए कहती है, और जितने भी ब्राह्मण्स हैं और जितने भी लोग गाँव में रहते हैं। द पीजेंट्स, ग्राम कुटुम्बिनास मतलब द पीजेंट्स एंड द नॉर्मल हाउस होल्डर्स, ब्राह्मण्स जो सन्यासी वगैरह हैं, स्कॉलर ग्रुप है, और देन द अदर पीपल लिविंग इन द विलेज। वो कह रही है कि आपको ये पता होना चाहिए दैट ऑन द 12th डे ऑफ द कार्तिका, कार्तिक महीने के 12वें दिन, हमने अपने रिलीजियस मेरिट को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्राह्मणों को यूजुअली ज़मीनें दान में दी जाती थी क्योंकि पुण्य का काम माना जाता था। तो आचार्य चरण स्वामी को हमने ये गाँव दान में दे दिया है, और वी कॉन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहड़ा। अब ये सवाल ये पूछा जाता है कि भैया अग्रहड़ा क्या है? अग्रहड़ा वाज़ अ काइंड ऑफ लैंड जो कि ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। ये कैटेगरी है एक लैंड ग्रांट की। इसमें क्या होता था कि जिसको भी अग्रहड़ा कैटेगरी का लैंड ग्रांट मिला है, वो सारे ही लैंड रेवेन्यू को पे करने से, और जो भी राजा के प्रति ड्यूज़ होते हैं वो पे करने से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाता था। अब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है राजा को कुछ पे करने की, लेकिन वो गाँव वालों से पेमेंट ले सकता है और सारा का सारा पैसा उसका हो जाएगा। तो अग्रहड़ा एक स्पेशल लैंड ग्रांट की कैटेगरी थी, और यहाँ पे जो प्रभावती गुप्त ज़मीन दान में दे रही है उसमें भी अग्रहड़ा टाइप के ही प्रोविज़न्स लगाए गए हैं। और वो कह रही हैं, इस गाँव में कभी पुलिस वाले और सोल्जर्स नहीं आएँगे, इस गाँव से घास नहीं लिया जाएगा,
एनिमल हाइड्स जो ज़ीन के लिए लेदर चाहिए होता है वो हम नहीं लेंगे, चारकोल नहीं लेंगे ईंधन के लिए, फिर लिकर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो नहीं लेंगे, सॉल्ट नहीं लेंगे, माइन्स और पेड़ के जो ऑब्जेक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेंगे, फ्लावर्स और मिल्क नहीं लेंगे, और इसके अलावा इस ज़मीन में जो भी हिडन ट्रेज़र वगैरह इन फ्यूचर भी अगर डिस्कवर होता है, तो वो सब चैनल स्वामी का होगा, जिनको ये ज़मीन दान में दी जा रही है। तो दैट इज़ व्हाट प्रभावती गुप्त इज़ ट्राइंग टू से, और ये ऑलमोस्ट अग्रहणा काइंड ऑफ लैंड ग्रांट ही है, क्योंकि इसमें चैनल स्वामी को सारी चीज़ों से मुक्त कर दिया गया कि भैया इस गाँव से अब कुछ नहीं लिया जाएगा और जो भी है आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट में ये भी कहा गया, टुगेदर विथ मेजर एंड माइनर टैक्सेस एवरीथिंग इज़ सपोज्ड टू बी ऑफ चैनल स्वामी। और लास्ट में एक नाम है चक्रदास करके, तो चक्रदास ने बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव किया था, तो ये नाम यहाँ पे है। अब इस इंस्क्रिप्शन से हमें क्या-क्या पता चलता है? सबसे पहले तो ये पता चलता है कि ये एक अग्रहारा टाइप ऑफ लैंड ग्रांट है। इसके अलावा ये पता चलता है कि गाँव में क्या-क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, तो दिस गिव्स अस द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द विलेज। इसके अलावा गाँव में कौन-कौन से लोग रहते होंगे वो भी पता चलता है। अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बिक रहा है तो उसको इकट्ठा करने वाले लोग होंगे। एनिमल के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो इस टाइप के पैस्टोरलिस्ट लोग भी रहते होंगे, पीजेंट्स भी रहते होंगे। सो दैट इज़ व्हाई लैंड ग्रांट डिस्क्रिप्शन आर अ मेजर सोर्स टू नो अबाउट द रूरल सोसाइटी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि वैसे हमारे पास इन गाँव के लोगों के बारे में जानने के लिए ज़्यादा कंटेंट या सोर्स अवेलेबल नहीं है। सो दैट वाज़ ऑल इन द रूरल सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं, अर्बन कल्चर देखते हैं, एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स ऐड करना हो, एनिमेशन ऐड करना हो, काफ़ी मेहनत लगता है, एंड दैट वी आर डूइंग जस्ट फॉर यू ऑल। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट कि आपको हमारे कंटेंट में क्या अच्छा लगता है। सो नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द अर्बन पॉपुलेशन। सबसे पहले जानेंगे कि मैंने यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों लिखा है। क्योंकि जो अर्बन कल्चर डेवलप हुआ ना अभी गैंगेटिक प्लेन्स में, फिर चाहे वो महाजनपद के कैपिटल के तौर पे हो या किसी ट्रेड सेंटर के तौर पे, क्योंकि 6 शताब्दी बीसी के आसपास बहुत नए शहर उभरे, पाटलिपुत्रा, मथुरा, उज्जैनी, काशी, कौशाम्बी इस टाइप के। तो या तो वो कैपिटल हुआ करते थे या ट्रेड सिटी हुआ करते थे, जैसे पुहार है दैट वाज अ ट्रेड सिटी, या कभी-कभी दोनों हुआ करते थे। जैसे मथुरा एक बहुत खास सेंटर था, चुड़सेन महाजनपद की कैपिटल भी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो अर्बन सेंटर्स उभरे, इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट हमने देखा था कि वहाँ पे भी अर्बन सोसाइटी डेवलप हुई थी। चूँकि ये सबकॉन्टिनेंट में दूसरी बार अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा था, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ सेकंड अर्बनाइजेशन। और ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती अगर जॉन मार्शल और उनकी टीम इस बात को कन्फर्म नहीं करते कि हमने एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन ढूँढ लिया। नाउ कमिंग टू द अर्बन पॉपुलेशन कि आखिर उन शहरों में रहता कौन था? शहरों में वही लोग रहते थे जिनका शहरों में काम होता था। जैसे शहरों में सबसे पहले तो रूलिंग एलीट्स रहेंगे, किंग्स, उनके ऑफिशियल्स और जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो। और फिर इनके रिक्वायरमेंट के लिए जो भी सर्विस बेस्ड ग्रुप की ज़रूरत है वो सब, जैसे क्राफ्ट बनाने वाले लोग। अब राजा और उनके ऑफिशियल्स से तो सरकारी दस्तावेज को मेंटेन और उनको रिकॉर्ड करने के लिए स्क्राइब्स चाहिए, पॉटर्स चाहिए, गोल्ड स्मिथ चाहिए, मर्केंट्स चाहिए, वीवर्स चाहिए, ब्लैक स्मिथ चाहिए, ये सब भी क्राफ्ट ज़रूरी है। अब राजा के कपड़े कौन बुनेगा? लेदर कौन बनाएगा? तो दे यूज्ड टू लिव इन द सिटी। शहरों में आप देखेंगे पैस्टोरलिस्ट नहीं रह रहे हैं, एग्रीकल्चर करने वाले लोग नहीं रह रहे, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। शहरों के लोगों के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो सबसे पहला सोर्स है वोटिंग इंस्क्रिप्शन। ये खास इंस्क्रिप्शन था जो जब कोई दान में कुछ देता था ना, तो उस समय वोटिंग इंस्क्रिप्शन लगाया जाता था। छोटा-सा होता था, जैसे आज भी अगर आप मंदिर में कुछ डोनेट करते हैं तो देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग लगाते हैं कि ये सीढ़ी फलाने के द्वारा बनाई गई फलाने की याद में। उसी तरीके से जब लोग किसी मूर्ति को बनवाने में कंट्रीब्यूशन देते थे या किसी खास चीज़ में, तो अपना नाम वहाँ पे वोटिव इंस्क्रिप्शन के तौर पे छोटा-सा स्टोन प्लेट पे लगवा दिया करते थे। तो ये बहुत सारा हमें जो है मंदिरों के एक्सकैवेशन से वोटिव इंस्क्रिप्शन मिला है। और दूसरी चीज़ उनके आर्टिफैक्ट्स, जिसमें उनके क्राफ्ट आते हैं, उनकी पॉटरी आती है, बहुत लंबे समय तक जो उनकी पॉटरी है, क्राफ्ट है, वो चलन में रहे। और ये चूँकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग थे टेक्सचर में, कलर में, मटेरियल्स में, तो उस वजह से भी ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन की, वी शुड सी दिस इमेज एज़ वेल। ये एक्चुअली एक मूर्ति है जिसका ऊपरी हिस्सा तो टूटा हुआ है। इस मूर्ति के नीचे प्रकृत में लिखा हुआ है कि इस मूर्ति को बनाया किसने था। तो बताया गया है कि नागप्रिया नाम की एक औरत थी जिसने दान दिया था, और ये सोनार की वाइफ थी। सोनार का भी नाम है धर्मक, और ये जो सोनार है, ये जो स्वर्णकार है, एक्चुअली में प्रकृत में उसे स्वानिका कहते थे। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा कि व्हिच वर्ड वाज यूज्ड फॉर गोल्डस्मिथ इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड इन द एंशिएंट इंडिया। तो स्वानिका वाज द वर्ड। इसके अलावा वणिक एक वर्ड होता था जो व्यापारियों के लिए यूज़ होता था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन क्राफ्ट। अलग-अलग टाइप के क्राफ्ट होते थे, जैसे इनकी खास पॉटरी होती थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्ले से बनता था, लेकिन इसका कलर थोड़ा-सा अलग होता था, मेटालिक ब्लैक होता था। आप तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ऑर्नामेंट्स बहुत टाइप के बनते थे, वेपन्स बनते थे, वेजल्स बनते थे, और बहुत अलग-अलग मटेरियल का यूज़ किया जाता था।
वो भी मटेरियल यूज़ होते थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मौजूद थे। जैसे आयरन का इस्तेमाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होता था, ग्लास का इस्तेमाल बहुत कम होता था, आइवरी का बहुत कम इस्तेमाल होता था। अब ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ की जाने लगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने बात की थी कि भैया मटेरियल्स लाते कहाँ से थे, क्या सिस्टम था? तो यहाँ पे भी ये सवाल उठता है। उसके लिए इनके अपने संगठन हुआ करते थे, ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ करते थे। जैसे अगर बुनकर समुदाय है तो उसके लिए जो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है, उनका अपना संगठन है। बुनकरों का अपना संगठन होता था, सुनारों का अपना संगठन होता था, लोहारों का अपना संगठन होता था और उसको श्रेणी कहा गया है। सो दे वर बेसिकली श्रेणी इज़ बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर। ये 3 चीज़ों में मदद करते थे। पहला, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में, क्योंकि अलग-अलग जगहों से लाना पड़ता था। दूसरा, प्रोडक्शन रेगुलेट करने में कि भैया इतना प्रोडक्शन ना हो जाए कि डिमांड ही कम हो जाए और जो प्राइस है वो गिर जाए, और इतना कम प्रोडक्शन ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस बहुत भाग जाएँ। तीसरी चीज़ मार्केटिंग, कि भैया अब जो सामान किसी ने बनाया है तो उसको दूर-दराज इलाकों तक पहुँचाना कैसे है? क्योंकि इंडिविजुअल कोई पॉटर है वो अपने सामान को मेसोपोटामिया थोड़ी ना पहुँचा पाएगा या रोमन एम्पायर थोड़ी ना पहुँचा पाएगा। तो दैट वाज़ द रोल ऑफ श्रेणीज़। इनके बारे में भी हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, क्योंकि इनके भी काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन मंदिरों में मिले हैं। तो संगठनों के नाम पे भी लोग दान दक्षिणा देते होंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन एंड देयर क्राफ्ट। अब ये जो क्राफ्ट्स ये लोग बनाया करते थे उसको बेचते होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेड रूट्स। किन-किन जगहों से इनका व्यापार होता था? क्या हड़प्पन्स जहाँ पे व्यापार करते थे वहाँ पे व्यापार करते थे ये, या उनसे भी ज़्यादा आगे चले गए थे? जब भी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के ट्रेड की बात आती है तो एक सेंटेंस आपके सामने दिया जाता है, और अभी एनसीईआरटी क्या ही वो सेंटेंस है, अभी बोर्ड एग्जाम में वो काफ़ी पूछा जा रहा है कि द ट्रेड रूट क्रिस क्रॉस्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिया के ट्रेड रूट को जब आप देखेंगे, उस पूरे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के ट्रेड रूट को, तो वो इंडिया को क्रिस क्रॉस करते हैं, काटते हैं। चाहे आप लैंड रूट की बात करें, वो भी इंडिया को काटता है, मतलब चीरता हुआ जाता है। और अगर आप मरीन रूट की बात करेंगे, वो भी इंडिया से होता हुआ ही जाता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न क्यों इंडिया में दुनिया भर के सारे व्यापारी रुकते ही रुकते थे। जो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना इंडिया की, वो एक ऐसा एडवांटेज देता है कि आप बिना इंडिया में रुके तो इंडियन ओशन पार कर ही नहीं पाएँगे। इस वजह से इंडिया के बहुत सारे सामान दूर-दराज देशों तक पहुँच पाए, दूर-दराज देशों के सामान इंडिया आ पाए। सो इंडिया वेल कनेक्टेड है पूरी दुनिया से, इसमें इंडियन ओशन का और उसके लोकेशन का काफ़ी बड़ा रोल है। इसमें 2 टाइप के रूट्स आप देख सकते हैं। लेट मी चेंज द इंक फॉर योर जस्ट अ मिनट। सो वी हैव 2 काइंड ऑफ रूट्स, मरीन रूट है और एक लैंड रूट है। अगर आप लैंड रूट देखेंगे तो यहाँ से 2 रास्ता जा रहा है। ये तो ईस्ट से आया और ये साउथ से आया, और यहाँ पे आप एक कंजंक्शन पॉइंट जो देख रहे हैं ना, दैट इज़ मथुरा, और फिर ये जाएगा तक्षशिला में मिलेगा। तक्षशिला में ऑलरेडी बलूचिस्तान के सामान इकट्ठा होके आ रहा है, और ये फिर जो है ये सिल्क रूट से मिलता था, बड़े से सिल्क रूट से, जो कि एक तरफ चाइना पे लगता है और दूसरी तरफ वेस्ट एशिया यूरोप तक जाता है। सो वाया लैंड रूट इंडिया वाज़ कनेक्टेड टू चाइना एंड यूरोप थ्रू सिल्क रूट। और मरीन रूट जो है वो बहुत अलग-अलग थे। जैसे एक मरीन रूट था रेड सी के थ्रू जो यूरोप जाता था मेडिटेरेनियन होते हुए। एक मरीन रूट था पर्शियन गल्फ के थ्रू जो वेस्ट एशिया जाता था और अल्टीमेटली वो यूरोप भी जा सकता था। एक मरीन रूट था बे ऑफ बंगाल का जो साउथ ईस्ट एशिया जाता था और फिर वहाँ से चाइना भी जाता था। तो इंडिया वाज़ ऑन द प्राइम लोकेशन जहाँ पे ये सारे रूट्स जो है इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक्सेसिबल थे। और जब हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो रेड सी को ग्रीक सोर्सेज़ में इरिथ्रियन सी कहा गया है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अभी हम एक सोर्स भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा व्हाट इरिथ्रियन सी इज़ बेसिकली। अब थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि आखिर इंडिया से कौन-सी कमोडिटीज़ का ट्रेड होता था। तो इंडिया से जो भी आइटम एक्सपोर्ट होते थे उसमें मेनली स्पाइसेस थे, खास करके पेपर जिसकी रोमन एम्पायर में काफ़ी डिमांड होती थी, अगेन इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। आइवरी, सिल्क, पर्ल्स, डायमंड्स, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता था। इम्पोर्ट क्या करता था? कॉपर, टिन, लेड या क्रूड ग्लास जिससे फर्दर ज्वेलरी बनाई जाती थी, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ इसके सोर्स अवेलेबल थे नहीं। अगर हम व्यापार की बात करें तो मरीन ट्रेड वाज़ कंसिडर्ड टू बी मोर प्रॉफिटेबल। हालाँकि रिस्की ज़रूर था, क्योंकि मरीन ट्रेड में आपके पास क्या है ना, आप पानी में उतरते हैं और पानी के करंट से आप भागते जाते हैं, और लैंड रूट में जब आप ट्रेड करते हैं आपके पास बैलगाड़ी है, घोड़ा है, तो एक ज़माने के बाद वो थकेगा, आपको उसको रिकवर होने का समय देना पड़ेगा, बीच में वो मर भी सकता है। लेकिन मरीन रूट में ऐसा नहीं, हवा के साथ आप तुरंत भाग जाएँगे, और जितने देर में आप एक बार लैंड के थ्रू वेस्ट एशिया पहुँचे, उतने देर में तो आप 3-4 खेप जो है मरीन रूट के ज़रिए कर सकते हैं। तो मरीन ट्रेड वाज़ कंसिडर्ड रिस्की बट इट वाज़ मोर प्रॉफिटेबल। और कुछ कम्युनिटीज़ थी जो मरीन ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे, जैसे तमिल टेक्स्ट में मसुट्टुवान का ज़िक्र है, ये नाम आप याद रखिएगा। फिर सेठी और सातवाह कम्युनिटीज़ का ज़िक्र है इन द प्रकृत टेक्स्ट। हो सकता है ये तीनों कम्युनिटीज़ एक ही होती होगी, साउथ इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज़ जिनको डिफरेंट नामों से बुलाया जा रहा है। ख़ासियत ये है कि ये मरीन ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे, एज़ फार एज़ रोमन एम्पायर वहाँ तक सामान लेके जाते थे और बहुत पैसा बनाते थे थ्रू द प्रॉफिट्स। अब जब हम बात कर रहे हैं मरीन ट्रेड की, इंडिया और सबकॉन्टिनेंट के बाहर के ट्रेड की, तो उसमें एक सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है
ये ग्रीक सेलर की किताब से लिया गया है। किताब का टाइटल है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इरिथ्रियन सी रेड सी हो गया, पेरिप्लस मतलब नाव चलाना। और वो ट्रेडर ये बता रहा है कि इंडिया से क्या-क्या सामान जाया करते थे और यूरोप से क्या-क्या सामान इंडिया पहुँचाए जाते थे। तो वो कहता है कि दे ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड, उसके लिए तो ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड इंडियंस ही हुए, कि वो हमारे शहरों में काफ़ी बड़े-बड़े जहाज़ भेजते हैं जिसमें पेपर होता है, सिनेमन होता है। और यहाँ से क्या जाता है, बहुत सारे सिक्के जाते हैं क्योंकि ट्रेड सरप्लस था, इंडिया ज़्यादा बेचा करता था, कम खरीदता था, तो सिक्के जाएँगे पेमेंट। तो पैस जाता है, एक मिनरल होता था खास प्रकार का जो रंगने में काम आता था, कोरल जाता था, क्रूड ग्लास जाता था। और फिर इंडिया सब कॉन्टिनेंट से पेपर और सिनेमन के अलावा पर्ल्स भी आते थे, आइवरी भी आते थे, सिल्क के कपड़े आते थे। पेपर के बारे में बताता है कि जिस रीजन से ये जहाज आते हैं वहाँ पे शायद पेपर काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड विच इज़ ट्रू। साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पेपर की खेती होती है जिसको काला सोना भी कहते थे, बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी और जितनी ज़्यादा रोमन एम्पायर में इसकी डिमांड थी उसको देखते हुए। और यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन भी करता है क्योंकि ब्लैक पेपर बहुत कामों में आता था। एक तो वो आपका टेस्ट एनहांस करता है, ऊपर से आपके प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम करता है जो मीट प्रोडक्ट्स को काफ़ी लंबे समय तक टिका के रख सकता है। अब गौर करने वाली बात ये है कि अगर ये ट्रेडर ये कह रहा है कि साउथ इंडिया से बहुत सारे जहाज़ आते थे जिसमें ज्वेलरी, पर्ल्स वगैरह ये सब बन के आता था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आस-पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती होंगी, रॉ मटेरियल तो भेजते नहीं होंगे। तो ऐसा एक एविडेंस हमें कोडू मनाल में मिला है, जहाँ पे प्रोबेबली ज्वेलरी का काम होता होगा, एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री है। कुछ टूल्स वगैरह मिले होंगे तो वहाँ से ये कंक्लूड किया गया। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉइनेज। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए सिक्कों की ज़रूरत थी, उसके बिना तो आप बहुत बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड कर नहीं सकते। सबसे पुराने सिक्के जो मिले हैं वो हमें महाजनपद और मौर्यस के ज़माने के मिलते हैं, उनको कहा जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे और पंच मार्क्ड कॉइन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें ना डिफरेंट आकृति बनाई जाती थी। कोई राजा का नाम या मूर्ति नहीं होती थी, अलग-अलग आकृति, रैंडम आकृति, और उसको पंच किया जाता था। एक तरीके से इनग्रेव कर दिया जाता था। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ पंच मार्क्ड कॉइन्स। ऐसा माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर और महाजनपद के रूलर्स के अलावा शायद बैंकर्स और जो वेल्दी मर्चेंट्स थे वो भी इस तरीके के सिक्के इश्यू करते होंगे। क्योंकि इसमें किसी राजा का नाम या अथॉरिटी तो है नहीं, आपको केवल आकृति बनानी है। तो इट वाज़ पॉसिबल फॉर देम टू इश्यू द कॉइन्स एज़ वेल। इसके अलावा कॉइनेज थोड़ा-सा और डेवलप हुआ। इंडो ग्रीक्स आते हैं, जो पहले वेस्टर्न इंडिया में थे, फिर धीरे-धीरे नॉर्दर्न इंडिया में पहुँचते हैं। उन्होंने भी सिक्के इश्यू करने शुरू किए। इनके सिक्के अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं क्योंकि इसमें राजा की तस्वीर होती थी और उसका नाम भी होता था अलग-अलग स्क्रिप्ट में। उसके बाद कुशान आए, उन्होंने मटेरियल बदल दिया, पैटर्न वही रहा कि राजा का नाम भी रहेगा और उसकी तस्वीर भी रहेगी, लेकिन मटेरियल आ गया सोना। सो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड बाय कुशान। और ये सिक्के हमें डिफरेंट साइड से मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया से मिलते हैं, सेंट्रल एशिया से मिलते हैं, अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, जो कि बताता है कि कुशान एम्पायर कितना बड़ा फैला हुआ था। और एक चीज़, ये जो कुशानों के सिक्के हैं, ये रोमन्स और पार्थियन एम्पायर उस ज़माने में ईरान में रूल कर रहा था, तो उन दोनों के सिक्के से वेट में काफ़ी बराबर है, एक ही जैसे है वेट में। तो ये बताता है कि आपस में इनका इंटरैक्शन भी होता होगा, जिससे एक-दूसरे से ये लोग चीज़ें सीखते होंगे। भैया हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करें एक। एंड सिमिलरली जिस जिस तरीके से कुशानों के सिक्के हमें मिलते हैं डिफरेंट साइड से, वैसे ही रोमन एम्पायर के भी काफ़ी सारे सिक्के साउथ इंडिया से मिले। व्हिच मीन्स कि ये जो सिक्के हैं, वो एम्पायर की बाउंड्री तक कन्फाइंड नहीं रहते थे, दूसरे जगहों में भी जाते थे। अगर साउथ इंडिया में रोमन सिक्के मिल रहे हैं, तो रोमन सिक्कों की एक्सेप्टेबिलिटी साउथ इंडिया में होगी, तभी तो वो मिल रहे हैं। एंड इससे एक चीज़ और ज़ाहिर होती है कि ऑब्वियसली साउथ इंडिया और रोमन्स के बीच व्यापार होता होगा, सो ट्रेड वाज़ नॉट कन्फाइंड टू द बॉर्डर्स। उसके बाद यौधेयाज एक रिपब्लिक थे पंजाब हरियाणा में, उनके भी सिक्के मिलते हैं। दे वर ऑल्सो एट द टाइम ऑफ शका और सातवाहन एम्पायर के ज़माने में भी थे। इनके सिक्के कॉपर, ब्रॉन्ज, पॉटिन के थे। पैटर्न इनमें भी सेम है, राजा की तस्वीर है, साथ में शायद उनका नाम भी लिखा हुआ है, कुछ और भी आकृति बनी हुई है। उसके बाद आते हैं गुप्ताज। गुप्ताज ने भी सोने के सिक्के इशू किए, पैटर्न वही था, लेकिन इनके जो सोने के सिक्के हैं काफ़ी प्योर माने जाते हैं और तकरीबन 200-250 सालों तक, जब तक ये एम्पायर रहा, तब तक सोने के सिक्के इशू करता रहा। ये इस एम्पायर की वेल्थ को, इसकी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। दैट इज़ वाई गुप्ता एम्पायर इज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। और इस पीरियड को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि हर तरफ से तरक्की हो रही थी। चाहे फाइनेंशियली बात करें, इंटेलेक्चुअली बात करें, पॉलिटिकली बात करें, इंडिया काफ़ी डोमिनेंट था ड्यूरिंग गुप्ताज। अब अचानक से होता क्या है, फ्रॉम द 6th सेंचुरी सीई या एडी गोल्ड कॉइन्स हमें काफ़ी कम मिलते हैं। जो एक्सकेवेशन साइट से हमें गोल्ड कॉइन्स मिल रहे थे 6 शताब्दी एडी के बाद के गोल्ड कॉइन्स काफ़ी कम है। ये इस बात की तरफ सवाल उठाते हैं कि क्या अमीरी कम हो गई थी, क्या कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया था कि आप 200-250 सालों तक गोल्ड कॉइन्स इशू कर रहे थे और अचानक से आप आ जाते हैं सिल्वर पे, कॉपर पे। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो हिस्टोरियंस देते हैं वो ये कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल कर जाता है 5वीं शताब्दी के आसपास। तो चूंकि एक बहुत बड़ा ट्रेड उनके साथ होता था, तो सोने के सिक्के आने बंद हो गए, वहाँ से सोने आने बंद हो गए, क्योंकि उसको पिघला के फिर आप सोने के सिक्के बनाते थे।
कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शायद से नए टाउन्स और ट्रेड सेंटर्स डेवलप हो गए होंगे, इसीलिए अब तक जहाँ पे सिक्के मिल रहे थे अब वहाँ पे सिक्के नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद से ज़्यादातर कॉइन्स सर्कुलेशन में होंगे, क्योंकि जो हमें सिक्के मिलते हैं वो तो किसी ने स्टोर करके रखा है, तभी तो वो हमें दबे हुए दफनाए हुए मिलते हैं। नहीं तो अगर वो यूज़ में रहता, सर्कुलेशन में रहता, तब तो लोग उसको पिघला के दूसरे तीसरे एम्पायर में यूज़ कर लेते। सो प्रोबेबली मोर कॉइन्स वुड हैव बीन इन सर्कुलेशन। ये सब जो है रीज़न दिया जाता है। ये भी 3 मार्कर में कभी कभी पूछते हैं कि एंशिएंट कॉइनेज जो 6 शताब्दी ईडी के बाद डिक्लाइन हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है। नाउ व्हाई दिस कॉइनेज इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉइन्स को बाकायदा पढ़ा जाता है और उसकी स्टडी को कहते हैं नुमिस्मैटिक। और नुमिस्मैटिक जो पढ़ते हैं उसको नुमिस्मैटिस्ट कहते हैं। द प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड एज नुमिस्मैटिस्ट। इसमें आप सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, उनके विजुअल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट समझने की कोशिश करते हैं, राजाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉइन्स आर हेल्पफुल इन मेनी वेज। सबसे पहले तो इससे हमें ट्रेड कॉन्टैक्ट्स ट्रेस आउट करने में मदद मिलती है। अब रोमन एम्पायर के सिक्के साउथ में मिल रहे हैं तो पता तो चलता है कि साउथ से इनका कनेक्शन होगा ट्रेड का। रूलर्स के बारे में पता चलता है, रूलर्स की तस्वीर है, उनके नाम लिखे होते हैं। स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है। अभी हम खारोस्टी स्क्रिप्ट की पूरी स्टोरी बताएंगे तो पता चलेगा कि खारोस्टी स्क्रिप्ट डिसाइफर ही हो पाई क्योंकि हमारे पास इंडो ग्रीक कॉइन्स अवेलेबल थे। अगर वो नहीं अवेलेबल होते तो खारोस्टी स्क्रिप्ट शायद हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाते। एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द मेटलर्जी एंड द ट्रेंड ऑफ मेटल्स, कि उस जमाने में कौन सा मेटल यूज में था, कितनी प्रोस्पेरिटी थी। सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ नुमिस्मैटिक। ये भी सवाल हाल में पूछा जाने लगा है, तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अब हमने ऑलमोस्ट उस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की सारी चीज़ें पढ़ ली है। वी टॉक्ट अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हमने महाजनपद से शुरू किया, गुप्ता एम्पायर पे ख़त्म किया। उसके बाद हमने अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ के बारे में बात किया, स्पेसिफिकली ट्रेड के बारे में बात किया। नाउ वी विल गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। हमने बात की थी कि शुरू में जब ये ब्राह्मी और खारोस्टी स्क्रिप्ट डिसाइफर होता है उसके बाद ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हमारे सामने खुलती है। तो अब ये देखते हैं कि आखिर उन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कैसे किया गया। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग these chapters, इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक यू हैव टू नो विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको अगर डाउट होते हैं चैप्टर्स पढ़ते वक्त, आप चीज़ों को भूल जाते हैं, इफ़ यू नीड प्रैक्टिस यू मस्ट चेक आउट आवर कोर्स निंजा 2.0, जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज हैं, कॉम्बोज भी अवेलेबल है। यू गेट एक्सेस टू द लाइव क्लासेस, ऑल द रिकॉर्डिंग्स, पूरी सिलेबस की रिकॉर्डिंग इकट्ठे आपको मिल जाती है। यू गेट DPPs, आपके बाई वीकली टेस्ट होते हैं जिनकी बाकायदा कॉपीज चेक करी जाती है, MCQs का एक्सेस मिलता है। एवरीथिंग इज प्रीमियम देयर which is at very 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 affordable price. Go check out, the link is given in the description. और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे भी कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमिंग टू द डिसाइफरिंग इंस्क्रिप्शन, कि आखिर उन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया कैसे रहे। तो 2 स्क्रिप्ट को बेसिकली डिसाइफर किया गया जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। बाकी ग्रीक और अरेमियाक तो ऑलरेडी लोग जानते थे। ब्राह्मी और खारोस्टी दोनों की जर्नी देखते हैं। ब्राह्मी पहले किया गया। ब्राह्मी एक्चुअली जो है ना वो देवनागरी और तमाम जो नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट्स है उनकी जननी है, मदर मानी जाती है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत पहले से ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड करने में लगे हुए थे और उन स्कॉलर्स की मदद से जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी को डिसाइफर कर लिया। खारोस्टी को डिसाइफर करना महज एक इत्तेफाक ही है, कोइंसिडेंस है, क्योंकि खारोस्टी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, जो आपके पंजाब के रीजन में, अफगानिस्तान के रीजन में मिलते थे। अच्छा, उसके बाद इंडो ग्रीक्स जब आए ना तो वो भी उसी रीजन में रूल कर रहे थे आफ्टर अशोका। तो उन्होंने, क्योंकि खारोस्टी उस रीजन में बोली जाती थी, तो उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे अपने, तो उसमें वो जैसे ये उनकी तस्वीर हो गई और ऊपर में अगर वो ग्रीक में अपना नाम लिखते थे तो नीचे खारोस्टी में भी लिखते थे। तो चूंकि इंडो ग्रीक कॉइन्स में हमें ग्रीक और खारोस्टी दोनों स्क्रिप्ट मिले हैं तो उसमें लेटर्स कंपेयर करके फिर खारोस्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया। जैसे अगर मेरा नाम है सुधांशु और इंग्लिश में सुधांशु ऐसे लिखा गया, हिंदी में सुधांशु ऐसे लिखा गया, और एक और नाम लेते हैं, मान लेते हैं सुष्मिता, ठीक है, दिस नेम इज़ नॉट रिलेटेड टू मी एनी वे। और तो यहाँ पे आप देखिए, जो इन दोनों अक्षरों को देखेगा तो आसानी से फिगर आउट कर सकता है कि ये जो 100 है ये कुछ इस तरीके से, एस जो है वो हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे आप लेटर कंपेयर करके एक एक अल्फ़ाबेट को डिकोड करते हैं और फिर जाके आपकी स्क्रिप्ट डिसाइफर होती है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स हैं उन राजाओं के, एक मिनेंद्र का कॉइन आपके किताब में है, इसी टॉपिक के आसपास आप देखेंगे तो ये सारे कॉइन्स काफ़ी अहम थे क्योंकि इनमें डुअल स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। सो दैट्स हाउ खारोस्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डिसाइफर्ड। लेकिन केवल इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस को समझने में और भी बहुत सारी परेशानी आती है। जस्ट एज वी सॉ कि पिछले चैप्टर में आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में किस लेवल पे चैलेंजेस आते हैं, ऐसे ही अब थोड़ा सा देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस को समझने में किस लेवल पे चैलेंज आता है। उसका एग्जाम्पल लेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन से। जब हम
अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में अशोका वर्ड काफ़ी कम बार यूज़ किया गया, ज़्यादातर उनको देवनामपीय और पियदस्सी के नाम से पुकारा गया। तो देवनामपीय अलग नाम है, पियदस्सी अलग नाम है, इन दोनों के मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अशोका अलग नाम है। तो आपको सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या ये एक ही राजा के द्वारा इशू किया गया है, क्या ये एक ही टाइम पीरियड का है। इसको आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कई लोग स्टाइल ऑफ राइटिंग के बेसिस पे कि भाई किस तरीके से इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, क्या पहले राजा अपनी बड़ाई छाट रहा है, पहले राजा इस तरीके से संबोधित कर रहा है लोगों को, द स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेजेस। जैसे बाद में जब इंस्क्रिप्शंस को डिकोड किया गया अशोका के, तो पता चला कि जो अशोका के नाम के साथ जो इंस्क्रिप्शन है, जो पियदस्सी के नाम के साथ है और जो देवनामपीय के साथ है, उन सब में धम्म की फिलॉसफी प्रीच की गई है। तो इस तरीके से स्टाइल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेज के बेसिस पे भी हम इंस्क्रिप्शंस को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। कई बार पैलियोग्राफी के बेसिस पे अगर उनमें जो अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है, अगर मान लीजिए कि एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाला इंस्क्रिप्शन हमें मथुरा से मिला है और एक हमें बनारस से मिला है और उसमें अक्षर एकदम आइडेंटिकल है, बराबर ही है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही टाइम पीरियड का है, तो एक ही रूलर ने इशू कराया होगा। तो इस तरीके से आप इंस्क्रिप्शंस को डेट कर पाते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। लेकिन जब आपने एक बार इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना सीख लिया तो उसको समझने में और भी परेशानी आती है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंस्क्रिप्शंस। जैसे आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आपको पता चलेगा कि भैया ये किसी एक राजा का है। अब उसमें जो कंटेंट है, इसको आप जब इंटरप्रेट करेंगे, यू हैव टू टेक सम कॉशन। सबसे पहली चीज़ कि आप उसको फेस वैल्यू पे ना लें। जो भी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि वो सच ही होगा। जैसे प्रयाग प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें समुद्रगुप्त को देवताओं के समान दिखाया गया, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। या कई बार राजा अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया करते थे, एग्जैजरेट करके बताया करते थे। जैसे इस सोर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे देवनामपीय पियदस्सी नाम से रेफर किया जा रहा राजा को, और अशोक ही है ये। यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे से पहले किसी ने अफेयर्स डिस्पोज करने का कोई अरेंजमेंट नहीं किया था कि कैसे जनता के अफेयर्स को, जनता के मामलों को निपटाया जाए। मैं पहला हूँ जो कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने पतिवेदकों को नियुक्त किया है। पतिवेदक आर बेसिकली द रिपोर्टर्स, जो कि मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में रिपोर्ट करेंगे जहाँ भी मैं बैठा रहूँ वहाँ पे, बिकॉज आई वॉन्ट द अर्लीस्ट डिस्पोजल ऑफ द पीपल्स अफेयर। तो क्या यहाँ पे ये कहना कि इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया होगा कि जनता के मामलों को निपटाया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत रूलर्स रूल करके गए। चंद्रगुप्त मौर्य रूल करके जाते हैं, बिंदुसार रूल करके जाते हैं, उससे पहले महाजनपदों के ज़माने में काफ़ी रूलर्स थे, तो अच्छे रूलर्स थे, दे वुड हैव डन सच अरेंजमेंट्स। तो एक तो ये कॉशन आपको रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, इंस्क्रिप्शन को जब आप समझते हैं तो आपको बीच में ना कुछ वर्ड्स भी ऐड करने पड़ते हैं खुद के समझने के लिए। वो कई बार प्रोनाउंस होते हैं, कई बार कोई वर्ड मिसिंग वाला है जो आप समझने के लिए यूज़ करना चाहते हो, वो होता है। और तीसरी चीज़, आपको कॉन्टेक्स्ट एनालाइज करना पड़ता है कि ये इंस्क्रिप्शन जब यहाँ पे लगाया गया है लोकेशन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये इंस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे लगाया गया है तो इसका क्या मतलब होगा। अगेन इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप इस इंस्क्रिप्शन में आएंगे तो ये अगेन अशोका का इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी राजा को देवनामपीय पियदस्सी नाम से रेफर किया गया है। और वहाँ पे ये कह रहा है कि 8वें शासनकाल में राजा ने, मतलब जब से उन्होंने गद्दी संभाली उसके 8वें साल में कलिंग को उन्होंने कॉन्कर किया। एंड दीज आर द वर्ड्स जो कि हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं फॉर आवर रेफरेंस, ताकि इंस्क्रिप्शन को समझ पाए। और ये इंस्क्रिप्शन में कह रहे हैं कि कलिंग वॉर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस किए गए, घायल हो गए, और इसके बाद जो है देवनामपीय ने अपने आप को धम्म की स्टडी में लगा दिया एंड लोगों को धम्म सिखाने लगे और पूरी तरीके से जो है वॉयलेंस वो छोड़ दिया। और इस तरीके से वो इस कलिंग के वॉर का पश्चाताप कर रहा है। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें कलिंग में तो मिला नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कलिंग के रीजन में अशोका का इंस्क्रिप्शन नहीं है कलिंग में, शिशुपालगढ़ में है, फिर कलिंग के कोड रीजन में भी इनका इंस्क्रिप्शन है। लेकिन ये मैसेज बहुत दूर जाके मिला है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई राजा जो है उसको इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी कि कलिंग के लोगों से ये कह सके कि हमें पश्चाताप है, आपके यहाँ जो हमने नरसंहार किया है वो। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि शायद जहाँ पे इंस्क्रिप्शन लगाया जा रहा है वहाँ पे राजा अपने आप को बहुत दयावान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में आई एम वेरी रिपेंटफुल अबाउट दैट, ताकि लोग समझ पाए कि राजा कितना दयालु है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि राजा वाकई में रिपेंटफुल थे। वी कैन डाउट द इंटेंशन, क्योंकि ये चीज़ अगर कलिंग में होती तो तुम क्लियरली कह देते कि राजा डाउटफुल था और लोगों से उसने माफ़ी मांग ली। लेकिन इंस्क्रिप्शन कहीं और पाया गया है। तो जब भी आप इंस्क्रिप्शंस देखते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करना पड़ता है, फेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं ले सकते। सो अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इंस्क्रिप्शंस के अपने लिमिटेशंस होते हैं। इफ़ वी कैन कैटेगराइज तो दो प्रकार से लिमिटेशंस उनके होते हैं। एक तो टेक्निकल लिमिटेशन होता है और एक फंडामेंटल लिमिटेशन होता है। ये सवाल काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जाता है, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। 3 मार्कर है तो भी और 8 मार्कर है तो फ्लो चार्ट बनाइएगा। अशोका के इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस ज़रूर दे दीजिएगा, इससे कॉन्टेंट आपका बढ़ जाएगा। टेक्निकल लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन है
पेंटली इनग्रेव लेटर्स, बहुत बार इंस्क्रिप्शन से जो है लेटर्स उड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, तो उससे काफ़ी मुश्किलात होती है। फिर इंस्क्रिप्शंस डैमेज अगर हो गया, एक हिस्सा अगर टूट गया, तो आप पूरे इंस्क्रिप्शन को कैसे समझ पाएंगे। कई बार इंस्क्रिप्शन का मतलब समझ में नहीं आता, जैसे ये जो इंस्क्रिप्शन हमारा कलिंग वाला मिला था, तो एक्चुअल में जब वो कलिंग के पास नहीं है तो उसका क्या मतलब है, व्हाट किंग इज ट्राइंग टू टेल द पीपल। और चौथी चीज़, हर इंस्क्रिप्शन अभी तक हमने डिसाइफर तो किया नहीं है, सो दैट इज़ अनदर लिमिटेशन। फंडामेंटल लिमिटेशन में क्या आता है, बुनियादी लिमिटेशन, कि भैया इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगवाया जाता है, राजाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ और सोचती होगी, कैबिनेट कुछ और सोचता होगा, लोकल रूलर्स कुछ और सोचते होंगे, लेकिन चूंकि राजा लगवा रहा है तो उस हिसाब से वो चीज़ें हैं। एंड इट ऑल्सो इग्नोर्स द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, कि क्या उनके लिए वाकई में जब धम्म के इंस्क्रिप्शन को ये लगा रहे हैं तो क्या लोग उसको देखते होंगे, क्या लोग धम्म को मानते होंगे, क्या उन्होंने इसको सीरियसली लिया होगा, हु नोज, क्योंकि उनके बारे में तो पता नहीं है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु कमीशन देम एंड विच वेर मोस्टली द रूलर्स, तो हमें उनका ही पर्सपेक्टिव पता चलता है जो कि लिमिटेड और कन्फाइंड है। So these are some of the limitations of inscriptions and that was all in this chapter. I hope कि ये chapter आपका हो गया है clear, and if it is clear without any doubt let me know in the comment box and write down I am a bleed learner chapter 2 completed. And now if you are preparing for half yearly, if you are preparing for pre boards or boards, तो आप हमारे book wise one shots को भी देख सकते हो, उसके लिंक हमने description box में डाल दी है। And if you want a guidance from us, if you are impressed by the content which we produce, you can check out our courses जो कि available है different subjects के लिए different combinations में at a very affordable price. Get yourself enrolled as soon as possible and I will see you there.